क्रांतिकारी आंदोलन भी जिस चरम पर उस समय था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का, अनुशीलन समिति का, वंदे मातरम के बाद में जो 1911 में अंग्रेज़ों को अपनी राजधानी कलकत्ता से बदल करके दिल्ली लानी पड़ी, वो सारा वो एक दशक ऐसा बीता है कि उस दशक के बाद में ऐसा लग रहा था कि देश अब स्वतंत्र होने जा रहा है। मतलब ऐसे भी लोगों के संस्मरण हैं, ऐसे भी पत्र है उपलब्ध है। इतिहास के शोध छात्रों को इस पर शोध करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। ऐसे भी कांग्रेस के नेताओं के आपस में लिखे हुए पत्र है कि स्वतंत्र हो जाएगा कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। लोग मंत्रालय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब देश स्वतंत्र हो जाएगा और हम मंत्री बनेंगे। ऐसी पृष्ठभूमि में एक मेडिकल डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रकार के और नेतृत्व के साथ में घनिष्ठ संबंध है, सम्मान का संबंध है, आदर का संबंध है। क्रांतिकारी भी उनको आदर के रूप में देखते हैं, उनका मार्गदर्शन पाने की कोशिश करते हैं, उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के अंदर भी डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार का एक बड़ा स्थान है। लोग उनको सम्मानित रूप से देखते हैं, उनसे सुझाव प्राप्त करते हैं। कांग्रेस में उनकी बहुत बड़ी मान्यता है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव समिति के अंदर वो एक महत्वपूर्ण सदस्य है। विश्व शांति के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया भारत स्वतंत्र होने ही वाला है, इसलिए भारत का उद्देश्य, राष्ट्र का उद्देश्य विश्व कल्याण का है। इस राष्ट्र का जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदा, विश्व के कल्याण की कामना करने वाले ऋषियों ने तपसे दुरग्रे उग्र तप किया। ततो राष्ट्रम बलमोजस्व जातम, यह जो वेद मंत्र है उसके अनुसार विश्व का कल्याण आवश्यक है, सारे विश्व में, और लोकतंत्र की स्थापना का काम भारत को करना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव वो आया नहीं। प्रस्ताव समिति में अनेक प्रस्ताव आते हैं, वो बाद में अधिवेशन में आती है, ऐसा नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण स्थान डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार का है, और उस समय वो तय करते हैं, यदि उस समय देश स्वतंत्र हो जाता तो उनको भी कोई मंत्री पद मिल सकता था, ऐसी उनकी परिस्थिति थी, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए था। तब एक सच्चे चिकित्सक के रूप में, डॉक्टर के रूप में, जो केवल लक्षणों की चिकित्सा नहीं करता, जो केवल लक्षणों का उपचार नहीं करता, कारणों तक पहुंचता है, मूल में पहुंचता है, जड़ तक पहुंचता है, निदान करता है। तो स्वतंत्रता के पहले जो पारतंत्र आया, उस पारतंत्र के रोग का निदान, उसकी जड़ में जाने की बात वो डॉक्टर साहब ने की। और उसमें उनको ध्यान में आया कि जब तक जन असंगठित है, जब तक जनता के अंदर संगठन भाव नहीं है, जब तक इस राष्ट्र का जो समाज, इस राष्ट्र की आइडेंटिटी है, इस राष्ट्र का परिचय है, इस राष्ट्र का राष्ट्रत्व जिस पर निर्भर करता है, वह हिंदू समाज जब तक संगठित नहीं है तब तक स्वातंत्र्य टिक नहीं सकता। क्योंकि परतंत्र हम इसलिए नहीं हुए थे कि हम दुर्बल थे। हमारा पराभव कभी ऐसे शत्रु से नहीं हुआ कि जो हमसे बलशाली हो। हमारा पराभव ऐसे शत्रु से भी नहीं हुआ कि जो हमसे उन्नत तकनीक लेकर के आया हो। हमारा पराभव ऐसे शत्रु के साथ भी नहीं हुआ जो हमसे सांस्कृतिक रूप से उन्नत हो। हर तरह से हम अधिक उन्नत थे। तकनीक में उन्नत थे, विज्ञान में उन्नत थे, समृद्धि अधिक थी। आज की भाषा में बोला जाए तो जीडीपी विश्व में सर्वोत्तम था। इसीलिए तो आक्रमण किया ना, नहीं तो वास्को दी गामा क्यों ढूंढता हुआ आता? क्योंकि सोने की चिड़िया, सोने का गरुड़, ये भारत की सारे विश्व में ख्याति थी। मोहम्मद बिन कासिम भी लूटने के लिए आया था, गजनी और गोरी भी लूटने के लिए आए थे, क्योंकि समृद्ध था, उन्नत था। अलबरूनी लुकता भारत में आकर के ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देख करके इतने ऊंचे भवन बनाए जा सकते हैं। ये कौन सी तकनीक है? ये कौन सा स्थापत्य शास्त्र है? वास्को दी गामा भारत के नौका शास्त्र को लेकर के अचंभित है।
जिस समय उसको झांसीबार के अंदर दक्षिण अफ्रीका में गुजरात का व्यापारी कांजी मालजी मिलता है, वो कांजी मालजी के उस नाव का वर्णन करता है। वास्को दी गामा के नाव से अधिक बड़ी नाव है, 3 मंजिला डेक है, जो कि वास्को दी गामा के उस समय पुर्तगाल में और स्पेन में नहीं बनती थी, यूरोप में नहीं बनती थी वैसी नावें। वैसी नाव भारत के उस व्यापारी के पास में है, और इतनी बड़ी और भव्य नाव होते हुए भी उसको चलाने में कम खलासी लगते हैं। वास्को दी गामा के नाव में 40 नैया खेने वाले हैं, कांजी मालजी के नाव में 16 खे लेते हैं। अधिक बड़ी नाव कम लोग खेते हैं क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसके अंदर इन्वॉल्व है, वायु का शास्त्र उन्हें पता है, उस प्रकार की पतवार लगाने की उनके पास में क्षमता है, पतवार की दिशा बदलने का उनके पास ज्ञान है। ये नावगति, जिस संस्कृत शब्द नावगति से नेविगेशन शब्द आया, वह नावगति देख करके वास्को दी गामा अचंभित है। ये राष्ट्र इतना बलवान था, इतना समृद्ध था, इतना उन्नत था, इतना ज्ञानवान था। अभी हम बैठे थे तो महाराज साहब बता रहे थे कि आप लोग यहाँ दिल्ली कॉलेज में और बाकी सब जगह पर स्कूल शिक्षा में भी, उच्च शिक्षा वाले तो कर ही रहे, भारतीय ज्ञान परंपरा को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज समाज उसको स्वीकार कर रहा है, बच्चों के माता पिता आनंदित हो रहे। यह इस राष्ट्र की स्थिति थी। एंगस मेडिसन पुस्तक लिखता है, सन 2000 में उसको विश्व के सारे संपन्न देशों का जो संगठन है, OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, विश्व से सर्वाधिक GDP वाले 10 देशों का संगठन, 15 देशों का संगठन, वो विश्व का सबसे श्रीमंत संगठन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन को काम देता है कि आप सारे विश्व का 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास लिखिए। सन 2004 में एंगस मेडिसन की पुस्तक आती है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियल पर्सपेक्टिव, 2000 वर्ष में आर्थिक इतिहास क्या विश्व का। और उसमें एंगस मेडिसन लिखता है 15वीं शताब्दी के अंत तक सारे विश्व में सर्वाधिक योगदान करने वाला कोई राष्ट्र था तो वो भारत था। विश्व की GDP में 36% से लेकर 62% तक विश्व की GDP में योगदान भारत का था। जिस समय अंग्रेज इस देश में आए उस समय भी 23% था। मतलब इतना समृद्ध, इतना उन्नत, ऐसी तकनीक जिसका तोड़ आज भी उपलब्ध नहीं। दिल्ली के कुतुब मीनार के वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का विजय स्तंभ है, इस्पात का, लोह का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ स्तंभ है। उस जैसे फौलाद को आज के भी यहां मेटलर्जी वाले बैठे होंगे तो चुनौती है, बनाना तो छोड़िए, उसको आज तक टेस्ट नहीं कर पाए कि कौन से अलॉय इस्तेमाल किए, किस मेथोडोलॉजी से बनाया, कौन सा मिश्र धातु है कि खुली हवा में जंग नहीं लगता। ऐसा एंटी रस्ट, जंग रोधी इस्पात कैसे बनता है? 2300 साल पहले, 2500 वर्ष पहले इस देश के वैज्ञानिक बनाते थे। अलकशेंद्र भारत में इसलिए आया था क्योंकि उसकी तलवार भारत के स्टील के बनी थी, वुड स्टील कहते थे। जब यूनानियों को अपने शस्त्र भारत में बनवाने पड़ते थे तो उसने कहा इतना समृद्ध देश है तो इसको जीते बिना विश्व विजय तो संभव ही नहीं। हम पराभूत अपने से बलशाली लोगों से नहीं हुए, अपने से उन्नत लोगों से नहीं हुए, अपने से सांस्कृतिक रूप से नीच लोगों से हम पराजित हुए। बार बार तार पशुवत, दानवी, पाशविक, राक्षसी वृत्ति वाले लोगों ने आक्रमण किया और हम उनसे पराजित हुए, पराभूत हुए। क्यों? एक ही कारण, यदि असंगठिता जना। अलकशेंद्र पुरुषोत्तम पर चढ़ाई करता है और हम भी उसका साथ देता है, पुरुषोत्तम का साथ नहीं देता। मगध में बैठा हुआ नंद तमाशा देखता है कि मुझे क्या लेना देना। गांव गांव के अंदर गणराज्य लड़ने को खड़े हो जाते हैं अलकशेंद्र से, लेकिन पूरा भारत एक और होकर के नहीं लड़ता है। यहाँ का जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक राष्ट्रभाव था
व सांस्कृतिक आध्यात्मिक राष्ट्रभाव सामरिक राजनैतिक सामाजिक चेतना से न्यून हो गया, कम हो गया, च्युत हो गया, इसलिए राष्ट्र परतंत्र हुआ। ये पूरा इतिहास है। डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा अभी स्वतंत्र हो जाएंगे, अंग्रेज कमजोर है, भाग जाएंगे, भारत के हाथ में सत्ता आ जाएगी, भारतीयों के हाथ में सत्ता आ जाएगी, किंतु केवल सत्ता का हस्तांतरण होना स्वराज्य हो सकता है, सुराज्य नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता। हमारा अपना राज्य आ सकता है लेकिन हमारा अपना तंत्र नहीं आ सकता। वो कश्मीर फाइल्स में वो डायलॉग था ना, सरकार तुम्हारी होगी, सिस्टम हमारा है। तंत्र बदले बिना स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्व का तंत्र नहीं आएगा यदि समाज संगठित नहीं होगा, समाज यदि अपने आप में गौरव करने वाला नहीं होगा। राष्ट्रभक्ति के 3 भाग हैं। राष्ट्र के प्रति कार्य करना तो है ही उसमें, राष्ट्र के प्रति समर्पण तो है ही उसमें, राष्ट्र की सेवा तो है ही उसमें, लेकिन सेवा, राष्ट्र कार्य, राष्ट्र समर्पण ये तो कर्म की बात है, लेकिन उसकी जड़ में यदि राष्ट्र गौरव नहीं होगा तो राष्ट्रभक्ति अधूरी रहेगी। इस देश में राष्ट्र के प्रति प्रेम है, राष्ट्र के प्रति सेवा करने को लोग तत्पर है। 150 करोड़ में से 500-700 स्लीपर सेल छोड़ दिए जाए तो सब लोग, भारत क्रिकेट में जीतता है तो ताली बजाते हैं और बम फोड़ते हैं। चंद्रयान जब वो दक्षिण ध्रुव पर उतरा था तब हम सब लोग टीवी पर बैठ करके देख रहे थे, और जब उसने वहां पर टच किया और इसरो के वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि चांद्रयान का हमारा मिशन सफल हुआ, सारा भारत अपने घरों में उठ करके नाच रहा था। जिसको स्पेस साइंस का एस भी नहीं पता था वो भी अपने आप को उस दिन इसरो का साइंटिस्ट समझ रहा था, जैसे मैंने ही कुछ अचीव किया। यह राष्ट्र गौरव है। अपने भारतीय होने पर गर्व करना। जो जिनकी आयु अधिक है, 50 के लगभग 40 के ऊपर है, उनको स्मरण होगा 11 मई 1998 को दोपहर में 3:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दूरदर्शन पर आते, तब तो बाकी चैनल नहीं थे, और उनके पीछे परमानेंट पीएम भी खड़े हैं। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकता। परमानेंट पीएम प्रमोद महाजन, वो कहते थे मेरे को पीएम बनने की जरूरत नहीं, मैं जन्मजात पीएम हूं। प्रमोद महाजन पीएम, अटल जी के पीछे प्रमोद महाजन खड़े, वो फ्रेम में कभी नहीं भूलता। और अटल जी ने घोषणा की, बुद्ध फिर हंस दिया, उनकी स्टाइल में बोला, परमाणु बम का विस्फोट हमने कर दिया, हमारे वैज्ञानिकों को बधाई दी, 3 बमों का विस्फोट किया, हाइड्रोजन बम की भी टेस्टिंग हो गई, और ऐसी टेक्नोलॉजी हमने विकसित की कि आगे हम सिमुलेशन से काम कर सकते हैं। हमको ये घोषणा हुई, मैं उस समय जोधपुर में था, पोखरण से 180 किलोमीटर पर उस समय मेरा केंद्र था, और 10 मिनट के अंदर सारा जोधपुर सड़क पर था मोटरसाइकिल में। उस समय ना व्हाट्सएप था, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना कोई संदेश की बात नहीं, उत्स्फूर्त भाव से पूरा राष्ट्र इकट्ठा हो गया। राजस्थान पत्रिका ने 5:30 बजे सप्लीमेंट निकाल दी और हाथों हाथ लाखों प्रतियां बिक गई, क्योंकि पूरे भारत को लगा मैंने कुछ अचीव किया। हमारे जो एनआरआई मित्र है, अभागे मित्र, भारत में पैदा होकर के विदेश जाना पड़ा, ऐसे जो अभागे मित्र है हमारे, उन्होंने बताया 11 मई 1998 के बाद में भारत के पासपोर्ट का सम्मान बदल गया। विश्व में भारत के पासपोर्ट को सम्मान से देखा जाने लगा। डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार के निदान की गई चिकित्सा का ये परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि राष्ट्र अपने गौरव को लेकर के खड़ा हो रहा है। यह संगठन की शक्ति का उपाय है। उस समय डॉक्टर साहब ने कहा कि संगठित करना पड़ेगा। नागपुर में आजकल मेरा सौभाग्य है, पिछले 3 वर्षों से मेरा केंद्र महाल कार्यालय है, तो मैं मोहिते शाखा की पट संख्या का स्वयंसेवक हूँ। मेरा नाम मोहिते शाखा की पट सूची पर है, जहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रथम शाखा लगी। उस पवित्र भूमि में मैं जब नागपुर में होता हूँ तो शाखा में जाता हूँ, बाकी पूरे देश में अभ्यागत की लाइन में लगता हूँ। मेरी शाखा तो वही है।
वहां पर छोटे छोटे बालकों को लेकर के शाखा खड़ी की। वहां महल में आसपास में ऐसे पुराने बाड़े थे उस समय। अभी उन पुराने बाड़ों का रिनोवेशन होकर के फ्लैट स्कीम और कुछ कुछ हो गया, कुछ 2-4 ही बाड़े बचे हैं। जब हेडगेवार जी पे फिल्म बनानी थी तो ऐसे 1-2 वाड़े काम में आ गए, नहीं तो अभी तो कोई वाड़े बचे नहीं। लेकिन वो वाड़े बदल करके नई उसकी बड़ा फ्लैट बन गया, आधुनिक तरीके से पूरा आरसीसी कंस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन उस घर में चाय पीने के लिए जाओ तो एक पुरानी लकड़ी की आराम कुर्सी जिसको कहते हैं ना, वो रेलते थे जिसके ऊपर रॉकिंग चेयर, वो रखी हुई मिलती है। मैंने कहा ये पुरानी एंटीक क्यों रखी है? बोले इसी के ऊपर बैठ करके डॉक्टर हेडगेवार को संघ की कल्पना आई थी, यहीं पर सूझा था। और ऐसी 25 कुर्सियां देख चुका हूं मैं 5-6 झूले देख चुका हूं कि इसी पालने पर बैठ करके डॉक्टर साहब ने पहली बार संघ की बात की थी। आप कल्पना कीजिए समाज को कैसे जोड़ा होगा। प्रत्येक के साथ बात करते समय सामने वाले को, हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही करना पड़ेगा, शिवाजी ने ऐसे ही किया था, शिवाजी ने ऐसे ही मावड़ों को इकट्ठा किया था। किसानी करने वाला, खेती करने वाला बालक, उसको हनुमान जी के मंदिर के सामने, मारुति के मंदिर के सामने जो समर्थ रामदास ने खड़े किए थे, उसके सामने सूर्य नमस्कार लगा करके, अखाड़ा लगा करके, कबड्डी खेल करके, उसी में से तो शिवाजी की सेना हुई थी। फिर से ऐसा ही करना। हाँ तात्या तुम ठीक कह रहे हो। तात्या के मुंह से बुलवा डॉक्टर साहब रहे थे लेकिन श्रेय तात्या को दे रहे थे। ये संघ की विशेषता है। आज तक संघ में सबसे बड़ा सफलता का और 100 वर्ष तक सतत बढ़ने का रहस्य है सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया। किसी एक की सूचना पर काम नहीं होता, यहां सब मिलकर के निर्णय लेते हैं। और संघ की स्थापना भी ऐसी हुई। नाम तय नहीं था, अलग अलग नामों पर चर्चा हो रही थी। कोई इसको सेना बनाना चाहता था, कोई और नाम, जरीपटका नाम दिया था किसी ने। जरीपटका जो शिवाजी का भगवा ध्वज था उसको जरीपटका कहते थे। एक रामटेक के छोटे से स्वयंसेवक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम सुझाया, और वो नाम आज संघ का कितना बड़ा, सारे विश्व में सबसे बड़े संगठन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। डॉक्टर साहब ने उसको स्वीकार कर लिया। संगठन का प्रारंभ ही संगठित निर्णय से हुआ है। ये जड़ बताने के लिए ये बात मैं बता रहा हूं, किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था। इसीलिए पहले सरसेनापति कहते थे, सरसंघ चालक नाम भी बाद में तय हुआ, नामावली क्या रहेगी बाद में तय हुआ। सब मिलकर के सामूहिक निर्णय में से सारा खड़ा हुआ संघ। और संगठन के लिए संगठन बड़ा विचित्र लगता था उस समय। डॉक्टर साहब के जो अन्य मित्र थे वो कहते थे संगठन करोगे फिर क्या होगा। 5 शाखाएं हो गई, संती शाखा, चौक शाखा, महाल शाखा, इतवारी शाखा, वहां 5 शाखाएं हो गई। डॉक्टर मुंजे ने कहा कि अब 5 शाखाएं हो गई, अब तुम्हारे पास 100 स्वयंसेवक हो गए, अब आगे क्या? तो बोले 50 करेंगे। तो 50 शाखा हो जाएगी, फिर क्या? बोले 500 करेंगे। 500 हो जाएगी, फिर क्या? 5000 करेंगे। डॉक्टर मुंजे को समझ में नहीं आया, अरे पर इतनी शाखा करके इतने लोग खड़े हो जाएंगे, चरित्र निर्माण हो जाएगा, व्यक्ति निर्माण हो जाएगा, फिर करोगे क्या? डॉक्टर साहब कहे कुछ नहीं करेंगे, यही करेंगे। समाज का संगठन करना है, समाज में संगठन नहीं। वो पूरा कालखंड 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का पूरा कालखंड संस्थाओं के और संगठनों के निर्माण का कालखंड है। आर्य समाज तभी बना, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की, गायत्री परिवार की स्थापना हुई, आनंद मार्ग की स्थापना हुई, भारत सेवक समाज की स्थापना हुई। सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों के उभार का समय है। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विद्यालय नाम के संगठन प्रारंभ हुए, नूतन मराठी विद्यालय नाम से संगठन, कितने संगठन उस समय खड़े हुए। ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की बाढ़ का समय है। उस समय डॉक्टर हेडगेवार कह रहे हिंदू समाज में एक और संगठन खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं, समाज का संगठन करना है। का और में का भेद समझना पड़ेगा। इसलिए बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोग परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के पीछे पड़े हैं। यूट्यूब पे और एक्स पे मिलियंस में फॉलोअर्स देख करके उनको लगता है मैं बहुत बड़ा कोई नेता बन गया, तो अपने आप को क्या इन्फ्लुएंसर
खुद को भी कर सकते हैं कि नहीं इन्फ्लुएंस पता नहीं, पर इन्फ्लुएंस बने बैठे और सरसंघ चालक जी की बातों का विश्लेषण करते हैं। सरसंघ चालक जी की बात इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि सर्वेशाम अविरोधेन संघ का काम चलता है। संघ के लिए कोई विरोधी है ही नहीं, संघ किसी को विरोधी मानता ही नहीं। हमको जब सारे समाज को संगठित करना है, समस्त हिंदू समाज को एकत्रित लाना है, और जब हिंदू कहते हैं तो हम धर्म की बात नहीं कर रहे, हम धार्मिक हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे, हम पांतिक हिंदुत्व की बात ही नहीं कर रहे, हम उपासना के, वैसे हिंदुत्व में उपासना का महत्व भी नहीं है, नास्तिक भी हिंदू हो सकता है। हिंदुत्व ही अपने आप में इतना सर्वसमावेशक है। लेकिन जब संघ हिंदुत्व की बात करता है तो संघ का हिंदुत्व राष्ट्रीयता का हिंदुत्व है। इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता हिंदुत्व है। यह अनादिकाल से सनातन रूप से यह हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। इसलिए हिंदू समाज पर इस राष्ट्र के उत्थान पतन का दायित्व है। यदि ये राष्ट्र परतंत्र हुआ तो और किसी का दोष नहीं, केवल हिंदू समाज का दोष है। यदि ये राष्ट्र गौरवशाली होगा, संपन्न होगा, विश्वगुरु बनेगा, विश्व में नंबर 1 बनेगा, तो वह भी हिंदू समाज के प्रयत्न से बनेगा। इसलिए उस समय, जिस समय अनेक ऐसे लोग थे, माइकल मधुसूदन दत्त स्वामी विवेकानंद का वर्ग मित्र था, बंगाला का बहुत बड़ा कवि, अद्भुत साहित्यकार, क्या कविताएं लिखी है, लेकिन बाद में कन्वर्ट हो गया, ईसाईयत को अपना लिया। और जब उसको पूछा क्यों ईसाई बन गया, तो उत्तर देता है, आई एम अशेम्ड टू बी ए हिंदू, मेरे को हिंदू होने पर लज्जा अनुभव होती है। डॉक्टर हेडगेवार को एक सभा में कह रहे हैं, उनके सामने कहा जा रहा है, मुझे गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो। ऐसे आत्मग्लानि से भरा हुआ समाज, अपने पूर्वजों के पौरुष को, पूर्वजों के पराक्रम को, पूर्वजों के ज्ञान को विस्मृत कर बैठा हुआ समाज। कौन मूर्ख कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है? और डॉक्टर हेडगेवार खड़े होकर के कहते हैं, मैं केशव बलराम पंत हेडगेवार कहता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र है। और उस हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए समाज को संगठित कर हिंदू राष्ट्र को परम पर ले जाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। संगठन के लिए संगठन के लिए पूरा दौर संगठन का है। अनेक जगह पर प्रचारक गए, दादाराव परमार्थ गए, पहले पूर्वोत्तर में गए, बाद में अंग्रेजी नहीं आती थी, तमिल नहीं आती थी, भेज दिया चेन्नई में, वहां जाके मंदिर में रहे और बाद में ऐसी अंग्रेजी सीख गए। माधवराव मुळे को भेज दिया पंजाब में, लाहौर में रहते थे, कहां कहां जाकर के और शाखाओं का तंत्र खड़ा किया, अपना जीवन लगा दिया और संगठन फैला पूरे देश में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही पूरे भारत में शाखाओं की संख्या स्वतंत्रता के समय जितनी थी, गांधी हत्या के बाद आई बंदी के कारण इतनी नीचे चली गई कि तो 2006 में जाकर के उस आंकड़े को पार किया हमने, शाखाओं की इतने बड़ी संख्या में। और पंजाब में शाखाएं लगती थी, उसके वर्णन है, जब हम आर्काइव्स के अंदर अभी अभिलेखाकार का काम करते हैं तो डायरिया पढ़ रहे पुराने प्रचारकों की, तो उन डायरियों में पता चलता है 150 की संख्या की शाखा लग रही है, 6-6 गण खेल रहे। ऐसी शाखाएं सारे देश भर में, पूरा हिंदू समाज वाइब्रेंट होकर के संघ के माध्यम से एकत्रित हो रहा है। 1949 में 48 में संघ बंदी हुई, संघ के ऊपर गलत आरोप लगे, अनेक कमीशन ने सिद्ध कर दिया, फिर भी अभी भी चिल्लाते रहते हैं मूर्खतापूर्ण बातें। जबकि गांधी के विचारों को जीवित रखने का आज कोई काम कर रहा है तो वास्तविक रूप में संघ ही कर रहा है। गांधी जी का स्वदेशी का भाव और किसके पास स्वदेशी जागरण मंच और संघ के अलावा किसने जीवित रखा है? कन्वर्शन का घोर विरोध करने वाले महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि कोई दे रहा होगा तो संघ का धर्म जागरण दे रहा है, जो घर वापसी कर रहा है। और उसके बावजूद गलत आरोप लगाया, संघबंदी हुई, अत्याचार किए, संघ को समाप्त करने का शासन ने प्रयत्न किया। उस समय परिसरों में कार्य किया। आज प्राध्यापक बैठे, उस समय संघ की शाखा नहीं लगती थी तो कोई बात नहीं, महाविद्यालयों में जाएंगे, विद्यालयों में जाएंगे, काम शुरू हुआ। उसमें से
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तैयार हुई। यशवंतराव केळकर ने 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। विद्यार्थियों का संगठन और कुछ नहीं, राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए ज्ञानशील एकता से संपन्न चरित्रवान छात्रों की निर्मित करने के लिए छात्रों का संगठन। विश्व भर के हिंदू आकर के परम पूज्य गुरुजी को मिले, त्रिनिदाद टोबैको से आए थे, वेस्ट इंडीज से, हमारी रक्षा कौन करेगा? उसमें से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। सारा संत समाज एकत्रित हुआ और संत समाज ने एकत्रित होकर के विश्व हिंदू परिषद, जीवन के हर क्षेत्र में संगठन प्रारंभ हुआ। पूरे समाज का संगठन शाखा के माध्यम से। इसलिए जब सरसंघ चालक जी कहते हैं संघ और कुछ नहीं करता, केवल शाखा चलाता है, संघ और कुछ नहीं करता, केवल संगठन करता है, और स्वयंसेवक कुछ छोड़ते नहीं है। स्वयंसेवक बाकी सब करते हैं। जहां गए वहां पर शिक्षक स्वयंसेवक थे, तो उन शिक्षक स्वयंसेवकों ने सोचा कि शिक्षकों का संगठन बनना चाहिए। पुणे के मुकुंदराव कुलकर्णी शिक्षक आमदार थे, उन्होंने तय किया शिक्षकों को इकट्ठा करना। उन्होंने 21 शिक्षाविदों को इकट्ठा करके भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना की। उसमें से फिर 1993 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अलग निकला। वकीलों का संगठन अधिवक्ता परिषद, जीवन के हर क्षेत्र में। वहां केरल के अंदर स्वदेशी विज्ञान का मूवमेंट शुरू हुआ। वैज्ञानिकों में स्वदेशी का भाव भरने की दृष्टि से वो आगे चल करके विज्ञान भारती बना। संस्कृत की शिक्षा फैलाने के लिए कुछ लोग काम में लग गए। 25-30 साल पहले वो संस्कृत भारती बना। हर क्षेत्र में जहां गया स्वयंसेवक, वहां पर जबरदस्त फिलोसोफर, दार्शनिक, विद्वान, जिनकी बुद्धिमत्ता का सब लोग लोहा मानते। ऐसे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को गुरुजी ने बुला करके कहा, श्रमिक क्षेत्र में काम कर रहा है, जाओ लेबर यूनियन खड़ी कर दी है। शास्त्रों को जानने वाला, दर्शनों को जिसने अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, ऐसे ऋषितुल्य प्रचारक को आज्ञा क्या हुई? श्रमिकों के बीच में जाके काम करो। कम्युनिस्टों की लेबर यूनियन के सदस्य बने, उसमें काम करना शुरू किया, अखिल भारतीय जनरल सेक्रेटरी बने। कम्युनिस्टों को पता भी नहीं चला अपने अंदर कौन आया है, और सारा लेबर यूनियन का काम सीख लिया और बाहर आकर के भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। किसानों के बीच में भारतीय किसान संघ की स्थापना की। हर क्षेत्र में यह संगठन का ही दूसरा रूप था। इसमें और कोई काम नहीं करना। किसानों को एकत्रित करना, किसानों का संगठन। श्रमिकों को इकट्ठा करना, श्रमिकों का संगठन। हर क्षेत्र में सेना से निवृत्त हुए पुराने सैनिक आकर के मिले, उन्होंने बाला साहेब देवरस को कहा हमारा भी कुछ करो, तो पूर्व सैनिकों का कार्य शुरू हो गया। ऐसे एक एक करके आज 36-40 संगठन चल रहे। जो क्षेत्र पकड़ो, उस क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में, और स्वयंसेवकों ने संगठन करेंगे अपने अपने स्वायत्त स्वतंत्र अपना निर्णय करने वाले, किंतु राष्ट्र प्रथम का विचार लेकर के चलने वाले। जैसे विद्यार्थी परिषद का मैंने कहा, राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए छात्रों का संगठन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ यही बोलता है, राष्ट्रीय पुनर्जागरणों के लिए प्राध्यापकों का संगठन। मजदूर संघ भी यही कहता है कि देश के लिए करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। तो राष्ट्र प्रथम, किसान भी क्या विचार करेंगे? स्वार्थ नहीं, राष्ट्र प्रथम। हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्र प्रथम का विचार करते हुए संगठन खड़ा करना, यह संघ का पहला जो पड़ाव है संघ कार्य के 100 वर्ष की यात्रा का, वह है संगठन, संगठन, संगठन। और भागवत में दशावतार की कथा में मनु की मछली की कथा आती है कि मनु महाराज को एक मछली मिली। उस मछली को बचाने, वो तड़प रही थी, बचाने के लिए लेकर के आए, एक कटोरी में पानी डाल करके उस कटोरी में रख दिया। सुबह उठ करके देखा तो मछली कटोरी जितनी बड़ी हो गई थी, अब कटोरी छोटी पड़ने लगी। तो मनु महाराज ने उस मछली को लेकर के थोड़े बड़े बर्तन में रख दिया। दूसरे दिन देखा तो उस बड़े बर्तन को व्याप लिया, तो उससे बड़ा तसला ले लिया। दूसरे दिन सुबह उठे तो वह तसला व्याप लिया, घर के पोखर में डाला। घर के पास जो पुष्करणी होती है, छोटा तालाब घर के बाहर में होता है, उसमें डाला। सुबह देखा तो उस तालाब जितना हो गया,
गांव के तालाब में ले जाकर के डाला, सुबह उठे तो मनु की मछली जिस पात्र में डालो पात्र को व्याप लेती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के बनाए हुए संगठन भी ऐसे हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं सर्वोत्तम बन जाते हैं। आज विश्व का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन कौन? तो मजदूर संघ। जब G20 भारत में हुई तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन का L20 हुआ, सारे 20 देशों के लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया। भारत सरकार ने L20 का ऑर्गेनाइजेशन का उसको आयोजित करने का जिम्मा भारतीय मजदूर संघ को दिया। तो कम्युनिस्टों के और कांग्रेस के हाईटेक और इंटुक, ये C2, ये सारे यूनियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में ILO में गए कि ये मोदी सरकार पार्शियलिटी कर रही है और मजदूर संघ को दे दिया। ILO ने अपने पर्यवेक्षक भेजे, ऑब्जर्वर भेजे, सारे आंकड़े लिए और ILO ने घोषणा की केवल भारत में ही नहीं, विश्व में भारतीय मजदूर संघ की जितनी मेंबरशिप है उतना बड़ा कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यह मनु महाराज की मछली है, जहां जाती है उसको व्याप लेती है। विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र में व्याप लिया स्वयंसेवकों ने, क्योंकि संगठन ही मंत्र था। निदानम राष्ट्रभावस्य सुसंगठित जीवनम। राष्ट्रभाव का निदान इसी एक बात में। समाज जब एक मन से, एक ध्येय से, सुख दुख मान अपमान के एक विचार को लेकर के एकत्रित आता है, तब राष्ट्र गौरवान्वित होता है। राष्ट्र की परिभाषा ही है। रोज मंत्र पुष्पांजलि में हम बोलते हैं स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टम राज्यम महाराजमाधिपत्यम अंतर्धात परार्धात पृथिव्ये समुद्र पर्यंताया एक राडती। वो जो एक राडती है ना, वो राष्ट्र का मूल धातु है। एक राडती, जिसका अर्थ है चमकना, गौरवान्वित होना, प्रकाशित होना, आलोकित होना। जैसे जुगनू अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे जब पूरा राष्ट्र एक मन से गौरवान्वित होता है तब उसको एक राडती कहते हैं। इस आलोकित होने के लिए, ग्लोरीफाई होने के लिए, चमकने के लिए, ग्लो होने के लिए, उसके लिए राड शब्द आता है। और राष्ट्र तब होता है जब जन जन के भाव में वो गौरव पैदा हो जाए। और त्र जब लगता है तो उसका अर्थ होता है बहुत अच्छा, बहुत अधिक, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली, मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से जब प्रकर्ष होता है तब उसमें त्र लगता है। पवि यानी शुभ्र, सफेद। मैंने पहन रखे ना कपड़े तो उसको पवि कहते हैं, सफेद, उसमें त्र लग जाए, पवित्र। तो शुद्धता जब ईश्वर के लिए अर्पित हो जाती है, जब डिवाइन हो जाती है, तब वो पवित्र होती है। चर यानी चलना, चर धातु है चरना, चल से उसी से चरण बने, चलने में जो मदद करते हैं वो चरण। वही चलना जब चलन बन जाता है, उसकी चाल चलन, तब उसको आचरण कहते हैं। और ये जब आचरण अच्छा हो जाता है, आप जैसे शिक्षकों के संपर्क में आकर के जब विद्यार्थी का चलना अधिक उन्नत हो जाता है गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से, तब उसे चरित्र कहते हैं। त्र लगता तब है, वो चरित्र बनता है। चरित्र निर्माण शिक्षा का उद्देश्य इसलिए कहा, विवेक के साथ चलता है। किमासीत व्रजेत किम, अर्जुन ने पूछा कृष्ण को, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है। और फिर कृष्ण ने वर्णन किया आदर्श जीवन क्या है। वो चरित्र का निर्माण है। त्र तब लगता है, राड धातु में त्र लगा तब राष्ट्र हुआ। राष्ट्र का अर्थ है जब गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से वह गौरव उन्नत होता है, तब राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए संघ क्यों? तो हम कहते हैं संघ में शाखा क्यों? शाखा में क्या करते हैं? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कार्यक्रम करते हैं, समाज को संगठित करते हैं। लेकिन ये संगठन किस लिए? उद्देश्य क्या? राष्ट्र निर्माण के लिए। व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण नहीं, वो क्रम उल्टा है। मेरी एक चक्री बली
बड़ी बहुत लोकप्रिय है, जिसमें वो सूर्य पूर्व से उगता है वाली बात मैंने कही है कि गलत बात सिखाते हो कि सूर्य पूर्व से उगता है। सूर्य पूर्व से नहीं उगता है, सूर्य जिस दिशा से उगता है उसे पूर्व कहते हैं। कार्य कारण संबंध उल्टा हो गया ना। तो व्यक्ति निर्माण से चरित्र निर्माण में भी यही गड़बड़ है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी फैला देगी। अच्छे मनुष्य बना लो तो राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। रजनीश भगवान ओशो कहा करते थे, अपने आप सिर्फ दाढ़ी बढ़ती है, बाकी कुछ अपने आप नहीं होता, बाकी सब करना पड़ता है। व्यक्तिगत चरित्र के निर्माण मात्र से काम नहीं चलेगा, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण, मैन मेकिंग फॉर नेशन बिल्डिंग। नहीं तो महाभारत में सर्वोत्तम व्यक्तित्व विकास तो किसका है? अभी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पंचमुखी व्यक्तित्व विकास, हमारे विद्या भारती वाले बोलते रहते हैं, पंचकोशात्मक व्यक्तित्व विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, पांचों स्तरों पर विकसित। महाभारत का हीरो कौन है ऐसा? पितामह भीष्म। उनसे बड़ा शारीरिक शक्ति किसके पास है? उनके बड़ा मानसिक संकल्प भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला कौन है? उनसे बड़ा धर्म का ज्ञाता कौन है? उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? आध्यात्मिक साधना भी उनसे कम किसकी है? ऐसा अद्भुत व्यक्तिगत चरित्र वाला व्यक्ति, लेकिन खड़ा कहां पर है? प्रतिदिन 10,000 पांडवों के सैनिक मारने का प्रण लेकर के दुर्योधन की, केवल निष्क्रिय नहीं। इसलिए मुझे महाभारत का वो चित्र सबसे सुंदर लगता है, जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर के पितामह भीष्म पर आक्रमण कर रहे हैं। पितामह भीष्म खड़े हैं, ऐसे हाथ छोड़ करके, आओ माधव तुम्हारे हाथ से मुक्ति मिले तो क्या। और अर्जुन कृष्ण के पैर पकड़ करके कह रहा है, अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ो, मैं हूं ना। तीनों अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को छोड़ सकता है। पितामह भीष्म व्यक्तिगत प्रतिज्ञा के लिए राष्ट्र को दांव पर लगा देता है। इसलिए व्यक्तिगत चरित्र का महत्व नहीं है, राष्ट्रीय चरित्र का महत्व है। इस देश में कभी भी व्यक्तिगत चरित्र का अभाव नहीं रहा, राष्ट्रीय चरित्र का अभाव रहा। संघ का काम राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण है। प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालय का, प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है। आप पढ़ाओ कुछ भी, आपका सिलेबस फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, भूगोल पढ़ा रहे हो, चाहे जो पढ़ा रहे हो, आपको विषय के विशेषज्ञ बनाने के लिए नहीं शिक्षक बनने का कर्तव्य मिला है। ईश्वर ने आपके जीवन में यह सौभाग्य दिया है, राष्ट्र निर्माण के लिए दिया है। आपका विद्यार्थी राष्ट्रीय चरित्र का पालक होना चाहिए। मैंने प्रारंभ में कहा था ना, बड़े सौभाग्य से अध्यापन का अवसर मिला। यह मेरा मानना है, अंदर से, हृदय के अंतस्थल से मैं इस बात को मानता हूं। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने लाहौर में भाषण दिया था। उस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत के शास्त्र कहते हैं, भागवत कहता है, महर्षि व्यास 18 पुराणों में कहते हैं, 84 लाख योनियों में पुण्य का संचय करने के बाद अति दुर्लभ मानव तन पावा, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य का देह मिलता है जब पशु योनि में पुण्य का संचय होता है। बिना पुण्य संचय के मनुष्य का जन्म नहीं होता। और विवेकानंद का जैसे आविर्भाव था, वो लाहौर के उस सभा में खड़े होकर के कह रहे, शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियों से भटक करके पुण्य संचय से मनुष्य का जन्म मिलता है। मैं विवेकानंद कहता हूं, जब ये पुण्याई 2 गुना होती है तब भारत में जन्म मिलता है। अगला वाक्य स्वामी विवेकानंद का, विश्व की प्रत्येक जीवात्मा को अंततो गत्वा अपनी मुक्ति के लिए मेरी मातृभूमि, इस पुण्य भूमि भारत में ही जन्म लेना पड़ेगा, उसके बिना मुक्ति संभव नहीं। इसलिए मैंने कहा वो बेचारे अभागे नारायण 2 गुना पुण्य है, इसे भारत में पैदा हुए, न जाने क्या पाप किए थे जो विदेश में जाकर के बस गए। मैंने तो 12 साल की उम्र में ये पढ़ा था और 12 साल की उम्र में तय कर लिया था, पाप थोड़ी किया है, विदेश नहीं जाऊंगा, नहीं बनाया मैंने पासपोर्ट।
जब 2008 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का दायित्व मिला तो जो मित्र मेरा संकल्प जानते थे वो चिढ़ाने लगे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो इंटरनेशनल काम है, अब तो जाना पड़ेगा। अजीत डोवाल जी डायरेक्टर थे जो आजकल एनएसए है, मैं सेक्रेटरी था। हर दूसरे दिन प्रसंग आता था, इटली से बुलावा है, ताइवान से बुलावा है, चाइना जाना है। और वो डोवाल जी बहुत स्नेह करते थे, वो कहते थे मुकुल तू ही जा सकता है, तू ही वीआईएफ की बात ढंग से रख सकता है, यू मस्ट गो। और मैं चालूगिरी कहता था, अरे उसी समय कन्याकुमारी में बैठक है, उसी समय हमारी अधिकारी बैठक है, मेरा पहले से 3 साल में तय हो गया, पाप नहीं किया है। नहीं गया। और आप शिक्षकों को बताना चाहता हूं, 1 गुना पुण्याई से मनुष्य जन्म, 2 गुना पुण्याई से भारत में जन्म, 3 गुना पुण्याई से शिक्षक बनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। वही 10-12 साल का था तब अपनी माँ की कविता की कॉपी पढ़ रहा था। मेरी माँ मराठी में अद्भुत कविताएं लिखती, अभी तो बंद हो गया वृद्धावस्था से, लेकिन युवावस्था में एक अद्भुत कविताएं लिखती, भावुक कविताएं। मैं ऐसे ही 11-12 साल का था, माँ की पुरानी कविता की कॉपी पढ़ रहा था। एक कविता थी जब मेरी माँ गर्भवती थी, पहली बार माँ बनने के अनुभव के ऊपर माँ ने कविता लिखी थी कि माँ बनने का कितना अद्भुत अनुभव है, माँ बनने में जीवन की सार्थकता है, माँ बनने में ही जीवन पूर्ण होता है, ऐसी सारी बातें लिखी थी। अद्भुत मातृत्व की अद्भुत गान किया, 3 कड़ियों में मातृत्व की अद्भुत वर्णन, मातृत्व का शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वर्णन करने के बाद 4थी कड़ी में, और उस समय तो ये था नहीं सोनोग्राफी, बर्फी, जय माता दी और जय श्री कृष्ण था नहीं उस समय, तो इसलिए पता था नहीं गर्भ में क्या है। तो माँ ने 4थी और अंतिम कड़ी में अपेक्षा लिखी थी कि क्या होना चाहिए, और उसमें माँ ने लिखा था कि लड़की होनी चाहिए। और आगे लिखा था क्योंकि वो लड़की भी आगे चल करके माँ बनेगी और अपने जीवन को पूर्ण बनाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कन्या हो। आप कल्पना कीजिए, 12 साल का बच्चा अपनी माँ की कविता पढ़ रहा है और उसको ध्यान में आता है, मैं जब पेट में था तब माँ ने लिखा था कि बेटी होनी चाहिए। अब मेरे मन में विचार आया, मैं तो बेटा हो गया, मेरे पैदा होते ही माँ को कितना दुख हुआ होगा, ये मुश्तंडा कहाँ से आ गया। अब मन में आया, मैं तो चाहिए, मेरी माँ को तो मैं चाहिए ही नहीं था। तो वो भाव मन में आने के कारण दुखी रहा, 2 दिन तक रोता रहा, भोजन नहीं किया। माँ को बड़ी परेशानी, क्या कर रहा है। और छोटे भाइयों का काम होता है चुगली करना, छोटे भाई ने चुगली की और माँ को बताया वो आपकी कविता पढ़ी तब से कर रहा है ये। माँ को समझ में आ गया, माँ ने आकर के समझाया, अरे माँ के लिए बेटा बेटी एक ही होते हैं, मैंने कभी भेदभाव किया क्या? तुमको ऐसा लगा 12 साल में कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती? क्या फालतू का काम। डांट लगा दी माँ ने, 2 चपट लगा दी, रोना बंद, चलो आ जाओ भोजन करो। मैंने कहा नहीं, भोजन तो नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दूसरी तो बाकी है। बोले दूसरी क्या? मैंने कहा आप मुझसे प्रेम नहीं करती है तो भावनात्मक दुख था, लेकिन बौद्धिक समस्या होगी। बोले क्या बौद्धिक समस्या होगी? मैंने कहा आपने लिखा है माँ बनने में ही जीवन की पूर्णता है, मैं तो पुरुष हूं, माँ बन नहीं सकूंगा, पूर्ण जीवन कैसे होगा? जो माँ ने उत्तर दिया वो अद्भुत था। माँ ने कहा पुरुष होते हुए भी अपने जीवन को पूर्ण करना है तो शिक्षक बन जा, क्योंकि माँ तो केवल शरीर को जन्म देती है, व्यक्तित्व को जन्म तो शिक्षक देता है। चाणक्य कहता है आचार्य पुत्र को, तैत्तरीय उपनिषद का मंत्र है, आचार्य शिष्य को अपने गर्भ में धारण करता है 12 वर्ष के लिए, और एक तप तक गर्भ में धारण करके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसलिए मैंने जो कहा 3 गुना पुण्य से शिक्षक बने हो, ऐसे ही नहीं कहा, मेरी माँ की शिक्षा है। और इसलिए जब शिक्षण मंडल का काम मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। अब तो मैं शिक्षकों का शिक्षक बन गया था। मैंने कहा मेरी 4 गुना पुण्याई है। तब मुझे लगा माँ ने जो बताया वो पूर्णता अब पूर्ण हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने के लिए, छात्रों का गर्भ धारण करने के लिए आपका जन्म हुआ है। यह संघ की यात्रा है, यह प्राध्यापक स्वयंसेवक का काम है। स्वयंसेवकत्व केवल शाखा में नहीं, अपने शिक्षण में भी स्वयंसेवकत्व आना चाहिए। वो नहीं आए तो फिर
भारतीय ज्ञान परंपरा सरकार करती रहेगी, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान परंपरा गुरु देता है और वो गुरुत्व तपस्या से आता है, ऋषित्व से गुरुत्व आता है, ऋषि बने बना नहीं आता। हम में से प्रत्येक को ऋषि बनना पड़ेगा। इसलिए संघ का पहला पड़ाव था संगठन। अद्भुत संगठन फैले और उस संगठन की शक्ति के कारण फिर समाज की अपेक्षाएं हुई। समाज में प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता थी, उन प्रश्नों पे समाधान ढूंढना था, कुछ समाज में परिवर्तन करना था। इसलिए दूसरा चरण हुआ सेवा का चरण। समाज में क्या प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गतिविधियां प्रारंभ हुई। सबसे पहले सामाजिक समरसता, समाज में विषमता और शोषण को देख करके स्वयंसेवक द्रवित हुए। उन्होंने कहा समाज को समरस बनाने की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता मंच की स्थापना हुई। आज उसको हम समरसता गतिविधि कहते हैं। अपने भाई लालच के कारण, कपट के कारण अपना ये पवित्र हिंदू धर्म छोड़ करके चले जाते हैं, कन्वर्शन होता है। देख करके स्वयंसेवक द्रवित हुए। खास करके मीनाक्षीपुरम की घटना के बाद में अद्भुत सारा संत समाज द्रवित था। तब धर्म जागरण का काम हुआ। लोगों का धर्म जागृत करना चाहिए। ऐसे एक एक प्रश्न को लेकर के गतिविधि शुरू हुई। सबसे अंत में सबसे जवान हमारी युवा गतिविधि है पर्यावरण गतिविधि। सबसे अंत में शुरू हुई, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा पेड़ कौन लगाए तो पर्यावरण गतिविधि ने लगा। मैंने कहा ना, मनु की मछली है, जहां हाथ डालते हैं पूरा व्याप लेते हैं। यह सेवा का एक प्रकार था, प्रश्नों का उत्तर। जहां बाढ़ आई, जहां भूकंप आया, जहां सुनामी आई, युद्ध हुआ, सबसे पहले पहुंचने वाला कोई होगा तो वो स्वयंसेवक था। यह आपद धर्म था। यह सेवा का एक स्वरूप था। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। स्थायी सेवा के प्रकल्प प्रारंभ हुए। शिक्षा के क्षेत्र में एकल विद्यालय जैसे प्रकल्प चालू। राष्ट्रीय सेवा भारती ने 5000 से अधिक ट्रस्टों के माध्यम से करोड़ों करोड़ लोगों की सेवा शिक्षा के क्षेत्र में, जो पढ़ने से रह गए, चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। स्वयंसेवक केवल गीत नहीं गाते थे, दीपक जलाना प्रारंभ किया और उसमें से सेवा के प्रकल्प खड़े हुए। शिक्षा के, स्वास्थ्य के, स्वावलंबन के। गांव-गांव में, गिरिजन में, ऐसे दूर दूर पहाड़ों में, जंगलों में जाकर के स्वयंसेवकों ने काम शुरू किया। इसलिए संघ कार्य का दूसरा पड़ाव था सेवा। संगठन, हिंदू समाज का संगठन, विविध क्षेत्र में, जीवन के विविध क्षेत्र में संगठन, पहला चरण। ऐसे एक के बाद एक, ऐसा नहीं, ओवरलैपिंग है। दूसरा सेवा का काम। सेवा में दो प्रकार, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सेवा कार्य और स्थायी प्रकल्प के रूप में सेवा कार्य। और फिर तीसरा काम जो डॉक्टर हेडगेवार ने प्रारंभ से ही कहा था, वह था, मैंने बताया ना, तंत्र स्व का होना चाहिए। इसलिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम व्यवस्था परिवर्तन का काम। सहस्त्र वर्ष के संघर्ष ने व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। 400 वर्ष तक कुंभ मेला नहीं हुआ। हमारे धर्माचार्य एकत्रित आकर के धर्म विचार करते थे, वो धर्म सभाएं बंद हो गई। यह उज्जैन का महाकाल केवल महाकाल नाम से नहीं है, वो काल की देवता है। कर्क की रेशा यहां से जाती है। इसलिए काल गणना का केंद्र अवंतिका उज्जैनी था। जैसे आज ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी चलता है, वैसे अनेक शिलालेख उपलब्ध है। मध्य एशिया में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, वहां पर तुर्कस्तान में मिले हुए शिलालेखों में उज्जैन के काल गणना से विश्व की काल गणना होती थी। इसलिए वो महाकाल है। आज पंचांग का शुद्धिकरण रह गया कितने वर्षों से। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पंचांग के लिए वैज्ञानिकों की मेघनाथ साहा की समिति बनाई गई। आज हम 14 जनवरी को संक्रांति मनाते हैं। क्यों? क्योंकि सौर की गणना में, पंचांग में शुद्धिकरण 400 वर्ष तक नहीं हुआ, 800 वर्ष तक नहीं हुआ। वराहम ईयर के बाद किसी ने शुद्धि नहीं की। इक्विनॉक्स तो बदल गया ना। आज सबसे बड़ी रात्रि किस दिन होती है? 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को सूर्य सर्वाधिक दक्षिण में चला जाता है, मकर रेखा में, और 23 दिसंबर से वापस आना शुरू होता है। मकर संक्रांति को 23 दिसंबर को होनी चाहिए। हम 14 जनवरी को मना रहे हैं। व्यवस्थाएं बदल गई, व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं।
इसलिए मेघनाथ साहा ने जब राष्ट्रीय पंचांग बनाया तो चैत्र 1 22 मार्च को शुरू होता है, क्योंकि 22 मार्च दिन और रात्रि समान करने वाला दिन है, वहां से चैत्र प्रारंभ होता है। भगवत गीता की कालगणना में वही सौर कालगणना थी। वर्ष प्रतिपदा चांद्रमास की प्रतिपदा है, चांद्रमास के अनुसार है, सौर गणना के अनुसार 22 मार्च को होना चाहिए। इसलिए अंग्रेजी में ज्योतिष देखते होंगे तो 22 मार्च से 21 अप्रैल तक आपको मेष राशि मिलती है, क्योंकि तब चैत्र में सूर्य और मेष राशि में होता है, इसलिए एक चैत्र होता है। वो गणित भी अभी 14 को ही चलता है, इसलिए बैसाखी 14 अप्रैल को मनाई जाती है। वो पूरा जो 25 दिन का गड़बड़ हुआ है वो आज तक चल रहा है, क्योंकि व्यवस्था है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, मंदिरों की व्यवस्था, समाज में एक समरस समाज की व्यवस्था, व्यवस्थाएं छिन्न। जब व्यवस्था परिवर्तन कह रहे तो सत्ता परिवर्तन की बात नहीं हो रही। राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, वो तो अंग्रेजों की बनाई है, वो तो चली जाएगी। उसकी तो स्वयं की आयु इतनी क्षणभंगुर है कि 100-150 साल से ज्यादा ये चलने नहीं वाली, इनके अंदर दम ही नहीं है। तो ये इसको बदलने के लिए ताकत लगाने की जरूरत नहीं, समाज की अंतर्निहित व्यवस्था है। इसलिए परम पूज्य ने संघ चालक 12 वर्षों से कह रहे हैं, हर गांव में सारे हिंदू समाज के लिए एक जलस्थान, एक देवस्थान, एक स्मशान। ये समाजों के बीच में जो विभेद खड़ा हुआ, इसको समाप्त करने वाली व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। अभी इस वर्ष केरल में माघ मेला शुरू हुआ, जिसको केरल का कुंभ कहते हैं। एकमात्र नदी है जिसका नाम ही भारत है। केरल में उस नदी का नाम भारतपुड़ा है। पुड़ा यानी नदी, नदी का नाम ही भारत है। उस भारतपुड़ा के किनारे पर माघ मास में 1 महीने का कुंभ लगता था, 450 वर्ष से बंद था। स्वतंत्रता के बाद भी कम्युनिस्टों ने केरल में खड़ा नहीं होने दिया। इस वर्ष प्रारंभ हो गया। ये डॉक्टर हेडगेवार की नाड़ी परीक्षा से दिए हुए 1925 के इंजेक्शन का परिणाम आज दिखाई दे रहा है, जब सारा देश जागृत होकर के खड़ा हो रहा है। वहां तमिलनाडु में जहां द्रविड़ आंदोलन के नाम पर गणेश जी को जूते की माला पहनाने का काम 60 के दशक में हुआ था, वहां पर आज एक स्कंदपति सुब्रमण्य के स्टैचू के लिए पूरा हिंदू समाज एकत्रित हो गया। एक तिरुपत्तूर के ऊपर दीप स्तंभ जलाने के लिए मनाही हो गई। कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हिंदू समाज दीप जला करके माना। तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार आए नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, तमिलनाडु का हिंदू समाज जागृत हो गया। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये तंत्र परिवर्तन है, ये व्यवस्था परिवर्तन है। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण कार्य अभी भी बाकी है। व्यवस्था बदलने से पहले समाज का मन बदलना पड़ता है। समाज का मन बदलने का काम जो करते हैं उसको विमर्श कहते हैं, उसको नैरेटिव कहते हैं। आज सारा जगत नैरेटिव वॉर में। अभी दोपहर में आयतुल्लाह खोमेनी के घर के ऊपर मिसाइल दागी अमेरिका ने। 15 दिन से बातचीत चल रही है, ओमान मध्यस्थता कर रहा है, बातचीत में झुला करके आज आक्रमण कर दिया। उससे पहले नैरेटिव खड़ा किया कि ईरान शत्रु है, खमेनी सबसे बड़ा शत्रु है। उससे पहले मदुरो के लिए ऐसा ही नैरेटिव खड़ा किया। नैरेटिव खड़ा करने के बाद जाके मदुरो को किडनैप करके आए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय चुपचाप देख रहा है। एक देश के चुने हुए राष्ट्रपति को अमेरिका के सैनिक जाकर के किडनैप करते हैं। ये कौन से अंतरराष्ट्रीय कानूनों में मान्य है? एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, क्योंकि लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई है। आज पश्चिम नैरेटिव की लड़ाई जीत रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी वो अद्भुत वीरांगनाएं आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उन्होंने, सेना की और एयरफोर्स की। दोपहर में 4 बजे, दोपहर में 5 बजे, शाम को 7 बजे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपने ध्यान दिया, पाकिस्तान का DGISPR वो जो है, उनका जो पब्लिक रिलेशन का जो डायरेक्टर जनरल है, इंटर एजेंसी डायरेक्टर जनरल,
जो उनका प्रवक्ता है सेना का, वो रात को 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है। पहली जब उसको रात के 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने कहा पागल हो गया है क्या? पाकिस्तानी लोग अपनी ही जनता से डरते इसलिए सो गए। तब बाद में मेरी ट्यूबलाइट जली। ये ना पाकिस्तान के लिए बोल रहा है, ना भारत के लिए बोल रहा है, ये तो यूरोप और अमेरिका के लिए बोल रहा है। रात को 2:30 बजे झूठ बोल करके अमेरिका को बता रहा है कि हमने राफेल गिरा दिया। वो भारत को नहीं बता रहा था, वो ट्रंप को बता रहा था। इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव, साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है, और उसमें हम हिंदू पिछड़ गए। हम हमेशा पीछे ही चलते रहे। अभी जो तमाशा हुआ महीने भर से, यूजीसी की मूर्खता, लेकिन शासन की मूर्खता को ठीक करने के उपाय है। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, इसको ठीक करो, ये गलत है, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन ठीक नहीं है, डेफिनेशन ठीक करो, इसकी भाषा ठीक नहीं, इसको ठीक करो, समिति बनाओ। तंत्र है ना ठीक करने के लिए। लेकिन हमने अपने व्हाट्सएप और अपने फेसबुक और अपने इंस्टा से समाज में आग लगा दी, समाज की सद्भावना खत्म कर दी। राष्ट्र प्रथम की ब्राह्मण प्रथम, राष्ट्र प्रथम की ओबीसी प्रथम। नैरेटिव की लड़ाई में हारते हैं। नैरेटिव खड़ा हो गया, सरसंघ चालक के बारे में उल्टी सीधी बातें खड़ी होती है, हमारे मन में शंका उत्पन्न हो रही। 3 पीढ़ी का स्वयंसेवक मेरे को मैसेज करके पूछ रहा है, क्या संघ ब्राह्मण विरोधी है? मैंने उसको पूछा, तू स्वयंसेवक है कि ब्राह्मण है? तय कर ले पहले। लेकिन हम विमर्श में पीछे रह गए। पूरा हिंदू समाज एक है, हम भारत माता के सपूत, हम जाति से विभाजित नहीं होंगे। हिंदुओं को विभाग, और मेरे पास अभी वही काम है विमर्श का। हमने वो सारे जो हैंडल्स थे, एक्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर जो पेजेस थे, फेसबुक पे पेजेस थे, यूट्यूब पे जो चैनल थे, कुछ अपने लोगों को, मूर्खों को, महासभा का फेसबुक पेज गंदगी फैला रहा है, मोदी जी के विरुद्ध, सरसंघ चालक जी के विरुद्ध, देश के विरुद्ध। अब तो हम यहूदियों जैसे हो गए, जैसे यहूदियों ने इजराइल अलग मांगा, वैसे सवर्णों को अपना अलग देश मांगना चाहिए। ये नैरेटिव चल रहा है। जब उस पेज को अंदर जाकर के हमने सारी खोजबीन की, डाटा माइनिंग करके अंदर घुस करके देखा, तो वो पेज चल रहा था कराची से, और हम लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक के सामने खड़ा हो गया, विद्यार्थी तो खड़े ही हो गए। वहां के कुलगुरु बता रहे थे, मैंने शिक्षकों को बुला करके बात की, सभी अलग अलग, ओबीसी शिक्षकों से अलग, एससी शिक्षकों से अलग। मैं देखता रहा, अरे ये क्या किया आपने? सबको इकट्ठे बुलाते, बोले उस समय स्थिति नहीं थी, विस्फोट हो जाता, इसलिए अलग अलग बात करने के बाद सबसे इकट्ठा। और उन्होंने एक पे लिखा, शिक्षक की कोई जाति नहीं होती। शिक्षक भड़का रहा है क्लासरूम में। विचार और मन बदले बिना तंत्र नहीं बदल सकता, मन एक होना पड़ेगा, प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। और जब राष्ट्र हमारी प्रायोरिटी बन जाएगा, उसे राष्ट्रीय चरित्र कहते हैं। कृष्ण ने शपथ ली थी ना, शस्त्र हाथ में नहीं धरूंगा। व्यक्तिगत प्रतिज्ञा थी, तोड़ दी, खुद ने ही नहीं तोड़ी, सबसे तुड़वाई। बोले व्यक्तिगत प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म और राष्ट्र की रक्षा महत्वपूर्ण है। मैं बच्चों को पूछता हूं, राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया इसलिए राम महान है। पिता की आज्ञा का पालन करके गए वन में, वास्तविकता में पिता की नहीं, मां की आज्ञा का पालन किया था। कैकेयी ने कहा था, रामायण पढ़ोगे तो। दशरथ तो मूर्छा में थे, बाद में होश में आए तो हाथ पकड़ के कहते हैं, राम को मत जा, तू जाएगा तो मेरे प्राण ले जाएगा। पिता ने तो उल्टा बोला था, पिता की आज्ञा तो थी वन में मत जा। मां ने कहा था, धर्म तुम्हारे पिता का वचन है, इसलिए तुम्हारा धर्म है पिता के वचन का पालन करो। मैंने कहा मां की बात मानी इसलिए राम महान, और भरत ने तो मां की बात नहीं मानी।
यदि मां की बात मान करके भरत राज्याभिषेक कर लेता था तो भरत को महान कहते क्या? भरत ने अपनी मां को अपशब्द कहे, गाली दिए, इसलिए आज भरत की पूजा करते हैं। क्योंकि धर्म महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है, देश का हित महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत संबंध नहीं। इसलिए आज सुबह प्रश्नोत्तर में मुझे पूछा संघ का मूल विचार क्या है? मैंने कहा संघ का मूल विचार है राष्ट्र प्रथम। हर बात में राष्ट्र प्रथम। स्वातंत्रवीर सावरकर अपनी कविता में लिखते हैं, सारे विश्व में घूमते हुए अनेक गुणों को एकत्रित किया, गुण सुमने वेचियली। इतने बड़ी मैंने गुण के और पुष्प एकत्रित किए। और आगे कहते हैं, यदि भारत माता के काम ना आए तो व्यर्थ भारत याचा, उसका भार तो व्यर्थ है। मेरी व्यक्तित्वता व्यर्थ है यदि राष्ट्र के काम ना आए, आपकी कविता व्यर्थ है यदि राष्ट्र के काम ना आए, आपका कोई भी गुण व्यर्थ है यदि राष्ट्र के काम ना आए, आपकी समृद्धि व्यर्थ है यदि राष्ट्र के काम ना आए, आपका धन व्यर्थ है यदि राष्ट्र के काम ना आए, आपका विद्यार्थी व्यर्थ है, आपका शिक्षण अध्यापन व्यर्थ है यदि राष्ट्र निर्माण ना करे। इसलिए इस राष्ट्र प्रथम का मंत्र लेकर के ये संघ की 100 वर्ष की यात्रा चल रही है। इसलिए उसको हम अपने जीवन में जीने वाले लोग हैं, इसलिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए नहीं खड़ा हूं, जो हम कर रहे हैं उसी को शब्द दे रहा हूं। आप लोग ऐसे कर रहे हैं इसलिए यहां पर बैठे हैं, जो नहीं कर रहे वो यहां भी नहीं है। लेकिन महाजनों ये नगतस्स पंथा, धर्मराज युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न का उत्तर दे रहा है। धर्म का रहस्य निहितम गुहाय, अत्यंत रहस्य बड़ा क्लिष्ट है, क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आता। धर्म संकट, पद पद पर धर्म संकट आता है, क्या करना। महाजनों ये नगतस्स पंथा यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जना। हमारे एक प्रचारक थे संघ के, प्रहलाद जी अभ्यंकर। मैं शायद 10वीं या 11वीं कक्षा में था जब उनका बौद्धिक नागपुर में ताता टोपे संघ स्थान पे सुना था। उन्होंने कहा स्वयंसेवक कौन है जिसको जब उसका पुत्र आकर के, शिक्षक, मैं उसको शिक्षक कह देता हूं, शिक्षक कौन है जब उसका विद्यार्थी या पुत्र आकर के उसके पूछे कि पिता या गुरु मुझे बताओ मैं किसे आदर्श मानूं, तो मरे हुए लोगों के फोटो की तरफ उंगली दिखाने की जगह वो कह सके मैं हूं, मुझे अपना आदर्श मान, मैं जैसा करता हूं वैसे कर। क्योंकि चरित्र निर्माण अनुकरण और अनुसरण से होता है, संस्कार उपदेश से नहीं आचरण से होता है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना, जिसका इस देश में जन्म हुआ उसका कर्तव्य है कि वो विश्व का अग्रेसर बने, नॉट द फॉलोअर बट द लीडर। विश्व हमारे पीछे चलेगा क्योंकि हम अग्र जन्मना है, भारत में जन्म हुआ है। और कैसे होगा? ना ग्रंथों से, ना व्याख्यानों से, ना सिलेबस से, ना शिक्षा नीति से। कैसे होगा? शतपथ ब्राह्मण का ऋषि कह रहा है, स्वम स्वम चरित्रन शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। पृथ्वी के सब मानवों को जीवन जीने की कला और विज्ञान दोनों सिखाने के लिए भारत का राष्ट्र का उद्भव हुआ है। और वो कैसे करेंगे? स्वम स्वम चरित्रन, अपने चरित्र से करेंगे, अपने आचरण से करेंगे। ऐसे आचरित स्वयंसेवक हम बने, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर पूर्व राजवाड़े जी हैं, आप GSITS इंदौर में प्रोफेसर हैं। आपका प्रश्न है, आज के युवाओं में लक्ष्य से भटकने, नैतिक मूल्यों में गिरावट तथा समझाने पर उनके आक्रामक व्यवहार की स्थिति में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए और वे किस प्रकार प्रभावी ढंग से उनका मार्गदर्शन व व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं।
ऐसा से आग्रह है मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। क्या है, महाविद्यालय प्राध्यापक है ना, तो ये आयु, इस आयु में मित्रता बहुत आवश्यक होती है। हमारी जो भारतीय पेरेंटिंग टेक्नोलॉजी जिसको कहना चाहिए, उसको आधुनिक तरीके से समझाने के लिए हमने मंत्र दिया CMS, केयर मोल्ड शेयर। उसका श्लोक है लालयेत पंचवर्षाणि, पहले 5 वर्ष तक लालन करो, केयर CMS में C, पहले 5 वर्ष बिल्कुल महाराज महारानी जैसा लालयेत, लालन करो, लाड़ करो। 10 वर्षाणि ताड़येत, अगले 10 वर्ष 6 से 15 की आयु तक। ताड़येत का मतलब मारना नहीं होता है, ताड़येत का मतलब होता है टू मोल्ड, शेपिंग, अनुशासन लगाना, विवेक जागृत करना, क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे वो कुम्हार मटकी बनाते समय बाहर से थपथपी लगाता है ना, वो ताड़ा है। और फिर कहा प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत, 16 साल का होने के बाद मित्रवत व्यवहार करना, शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। तो जिस आयु में बच्चे आपके साथ हैं, उस आयु में उपदेश काम नहीं करता। वैसे उपदेश किसी भी आयु में काम नहीं करता। हमने अपना बाप का नहीं माना तो हमारा कोई और कैसे मानेगा? हमने किसी का उपदेश माना क्या बताइए? आपने माना हो तो लोग आपका मानेंगे। इसलिए उपदेश से नहीं होता, ये सही है गलत है बताने से नहीं होता, विवेक जागृत करना। लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मेरे को पॉलिटिकल साइंस किशोर महाबल सर पढ़ाते थे नागपुर में। तो वो प्रतिदिन कुछ ऐसा बताते थे। उस समय डाक व्यवस्था बहुत अधिक, पत्र व्यवहार बहुत होता था। प्रतिदिन एक पहेली जैसी पूछते थे। एक दिन उन्होंने आकर के पूछा कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पास लिफाफा आया, पत्र आया 5 रुपए का, उसके ऊपर डाक टिकट लगा हुआ है और पत्र आपके पास पहुंच गया, लेकिन डाक टिकट के कैंसलेशन का जो गोल ठप्पा होता है जो टिकट पे लगता है, वो गलती से बहुत सारे पत्र इकट्ठे लगाते तो वो ठप्पा गलत जगह लग गया और टिकट पे ठप्पा नहीं है। तो आप चाहो तो उस टिकट को निकाल करके फिर से प्रयोग कर सकते हो। और फिर उन्होंने हमारी पूरी क्लास में कह दिया, करोगे या नहीं करोगे? करोगे तो क्यों करोगे, नहीं करोगे तो क्यों करोगे? अगले 10 मिनट शास्त्रार्थ चला। किसी ने कहा हमारी थोड़ी गलती है, उस पोस्टमास्टर ने नहीं मारा तो हम तो इस्तेमाल करेंगे, हमारे तो 5 रुपए बचेंगे। किसी ने कहा नहीं नहीं, पत्र तो मिल गया तो हम नहीं करेंगे। ऐसे चला। बाद में उन्होंने कहा कि वो जो टिकट है, उस टिकट का जो कागज है, क्या उस कागज की छपाई में 5 रुपए खर्च है? उस टिकट का मूल्य 5 रुपए तो नहीं, टिकट का मूल्य तो 5 रुपए नहीं है। तो आपने वो डाक के लाल डब्बे में डाला, वहाँ किसी ने आकर के वो पत्र निकाला, फिर जाकर के सॉर्टिंग हुई, उसमें कुछ लोग लगे, फिर वहाँ से वो ट्रेन से, मेलगाड़ी से या फ्लाइट से आपके शहर में आया, वहाँ फिर सॉर्टिंग हुई आपके पिन कोड के अनुसार, फिर आपके घर में आकर के डाकिए ने दिया। तो ये जो सारी प्रक्रिया हुई, इस सर्विसेज के वो 5 रुपए है। तो भले ही टिकट कैंसिल नहीं हुआ हो, तुमने सर्विस ले ली कि नहीं ली? तो उस 5 रुपए की सर्विस जब तुमने प्राप्त की, तो उसको फिर से प्रयोग करने का अधिकार तुमको रहा क्या? ये सोच लो। ऐसा करने से उस पूरी सर्विस के, अब ये विवेक जागृत करना है। उन्होंने हमको उपदेश नहीं कहा कि ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा छोड़ देना चाहिए। ये आयु, जिस आयु में आपके साथ बच्चे हैं ना, उस आयु में आपको वो तकनीक बदलनी पड़ेगी, उनके साथ बात करनी। धन्यवाद भाई साहब। द्वितीय प्रश्न है श्री सुरेश कटारिया जी, आप GSS इंदौर में प्रोफेसर हैं। आपका प्रश्न है, स्कूल के बच्चों की उपस्थिति 100% रहती है, ठीक इसी प्रकार व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में उपस्थिति लगभग 70 से 75% होती है, लेकिन परंपरागत कोर्सों में यह न के बराबर हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाली पार्टी का क्या मूल्य रहेगा एवं हम प्राध्यापकों की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? तो आज हम होलकर कॉलेज में थे, तो सामने में मैडम के कॉलेज में, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में होली का उत्सव चल रहा था। तो हमारे साथ जो प्राध्यापक थे, उन्होंने कहा जो क्लास में भी नहीं आते होंगे वो आज जरूर होंगे उपस्थित। तो मैंने उनको जो उत्तर दिया था वो बताता।
विद्या की देवी सरस्वती है। संस्कृत वाले मुझे क्षमा करें, मैं थोड़ा व्याकरण गड़बड़ कर रहा हूँ। मुझे कई बार डर लगता है नित्यानंद मिश्रा किस दिन मेरे पे चक्री बना देगा कि ये सरस्वती का ये इस प्रकार से सरस्वती नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। सरस्वती में रस है, स रस यानी रस के साथ, और बाद में भी वती है। वती भी पोजेशन के लिए होता है, भाग्यवान भाग्यवती, धनवान धनवती। तो विद्या की देवी है सरसवती, जिसकी प्रक्रिया और परिणाम, प्रक्रिया सरस होनी चाहिए, परिणाम रसवान होना चाहिए, रसवती होनी चाहिए। प्रक्रिया और परिणाम दोनों में रस हो, उसे शिक्षण कहते हैं। वो सरस्वती की उपासना है। विद्यालय में बच्चों को कक्षा में रस आता है तो वो कक्षा में होते हैं, महाविद्यालय में परिसर में आता है तो परिसर में पहुंचते हैं, कक्षा में नहीं पहुंचते। और रस कक्षा में आएगा तो कक्षा में पहुंचेंगे जहाँ रस होगा। आज भी मैं ऐसे शिक्षकों को जानता हूँ जिनकी कक्षा में फर्नीचर कम पड़ता है, क्योंकि उनकी कक्षा में बच्चों को रस आता है। फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर आचार्य है, गणित के प्रोफेसर, उनकी क्लास को छोड़ करके और लोग जाकर के वो उनकी क्लास अटेंड करते हैं, इतना आनंद से पढ़ाते हैं। रस आएगा तो सरस्वती आएगी, तो छात्र आएंगे। अब आपके ऊपर है, वो बायोमेट्रिक से नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ पीएचडी कंपलसरी कर दी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और बाद में अंगूठा छाप बना दिया। और फिर भी शिक्षक को जाने की, बच्चों को क्यों कह रहे हो? जनवरी में कैलेंडर आते ही शिक्षक सबसे पहले क्या देखते हैं? अरे इस साल जन्माष्टमी रविवार को है। स्टाफ रूम में चर्चा होती है कि नहीं होती है? और व्हाट्सएप पे मैसेज है ना कि वो माँ बेटे को जगा रही है, चल उठ विद्यालय जाना है। तो बेटा बोलता मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ कोई मुझे प्रेम नहीं करता, ना टीचर ना स्टूडेंट, सब मेरे से नाराज रहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। तो माँ कहती है ऐसे थोड़ी चलेगा, जाना पड़ेगा। वो माँ को पूछता है कारण बता। तो माँ के दो मुख्य कारण हैं, एक तो ये है कि तू स्कूल का प्रिंसिपल है, और दूसरा चाबी तेरे पास है, तो जाना पड़ेगा। तो टीचर नहीं जाना चाहते और बच्चों को आना चाहते हो, कैसे होगा? जिस दिन शिक्षक को रस आएगा उस दिन कक्षा में तो छात्र को भी रस आने लगेगा। अगला प्रश्न है ईश्वर अलांसे जी द्वारा। आप फोर्स एकेडमी में हैं, फोर्स रिसर्च एकेडमी में हैं। आपका प्रश्न है ऑनलाइन शिक्षा के दौर में जहां विद्यार्थी हर चीज में इंस्टेंट परिणाम चाहते हैं, जब वे ऑनलाइन एजुकेशन और स्कूल के शिक्षक की तुलना करते हैं तो वे अक्सर बुनियादी पहलू भूल जाते हैं। इससे एग्जाम में परिणाम अच्छे नहीं मिलते। इसको बेहतर करने के लिए आपका क्या सुझाव है? और चाहे परीक्षा के परिणाम से मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, मेरे भी परिणाम कभी अच्छे नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं अच्छा बन गया। परिणाम वाले क्या बनते हैं वो आपने देखा है। इसलिए परीक्षा परिणाम अच्छे होने के लिए बात नहीं, लेकिन तकनीक बदल रही है तो तकनीक इंफॉर्मेशन दे सकती है। पहले इंटरनेट आया, गूगल आया, उसके बाद अभी सारे चैट जीपीटी, जेमिनी, वो सब आ गए। अब बच्चों को उससे इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए शिक्षकों को उससे इतर कुछ देना पड़ेगा। ये शिक्षकों के लिए चैलेंज। यू विल हैव टू बी अहेड ऑफ एआई। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। आपके पास क्रिएटिविटी है, उसके पास क्रिएटिविटी नहीं है। वो केवल डाटाबेस में से भी कोलेक्ट करके बता सकता है, चैट जीपीटी। आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए यू विल हैव टू बी क्रिएटिव। और जो शिक्षक क्रिएटिव होगा उसको कभी ऑनलाइन और इंटरनेट और इंफॉर्मेशन से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि समझाने का तरीका आपको इंटरनेट पे सब मिल जाएगा, लेकिन सरस्वती नहीं मिलेगी ना। तो आनंद तो सरस्वती में है, उदाहरणों में है। आप 50 प्रकार से बात को बता सकते हैं, आपके पास क्रिएटिविटी है। तो चैलेंज तो है, एआई और बड़ा चैलेंज बनेगा, और ज़्यादा बड़ा चैलेंज एआई का अपने सामने आने वाला है। पर मुझे लगता है कि शिक्षकों में इतनी शक्ति है कि उस एआई के चैलेंज को भी स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। अपने सामर्थ्य पे विश्वास करना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
पर अपडेट रहना पड़ेगा, अपग्रेड रहना पड़ेगा, अप टू डेट से नहीं चलेगा, अहेड ऑफ डेट रहना पड़ेगा। उसके आगे की जानकारी और आगे का ज्ञान आपको देना पड़ेगा। जानकारी से आगे ज्ञान, समझ, नॉट जस्ट कॉग्निटिव बट इंट्यूटिव, नॉट जस्ट नोइंग बट रियलाइजिंग। नॉलेज इज नॉट नोन, नॉलेज इज रियलाइज्ड। इसलिए ज्ञान साक्षात्कार करने में सक्षम शिक्षक होना चाहिए। तो फिर ये सारी चुनौतियां उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगला प्रश्न है मुस्कान ताराशाती। आप स्कूल ऑफ फार्मेसी देवेले विश्वविद्यालय में फैकल्टी हैं। आपका प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाना चाहती और स्टूडेंट की लाइफ परिवर्तित नहीं करना चाहती हूँ। प्रभावी टीचिंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपके मन में ये इच्छा है, इसी से होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि ये अभिप्सा ही पर्याप्त है। ये अभिप्सा आएगी तो उसके आगे, अभिप्सा यानी अर्ज। कई बार हिंदी के क्लिष्ट शब्द नहीं समझ में आते तो सरल हिंदी में बता दिया, अर्ज समझ में आ गया ना। तो अर्ज होती है तो उसके अगला आता है प्रयत्न। अभिप्सा के बाद आता है प्रयत्न, यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। उसके बाद आता है कल्पना, कल्पकता, इमेजिनेशन, और फिर परिणाम मिलता है। तब आपके मन में इच्छा है तो जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल साइंस उनका विषय था, जो पोस्ट का उन्होंने उदाहरण दिया वो तो पॉलिटिकल साइंस का नहीं था ना, क्योंकि उनको मनुष्य बनाने थे, हमारे जैसे मनुष्य गढ़ने थे। तो राजनीति का सिलेबस तो हो ही जाएगा राजनीति शास्त्र का, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात थी। तो जब आपकी प्रायोरिटी ठीक हो जाती है तो फिर वो जीवन, पूरी कक्षा में 75% जीवन पढ़ाते हैं और 15% में सिलेबस पूरा हो ही जाता है। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, विद्यालयों का भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन महाविद्यालयों का तो इतना कम है। उनको पता है ना 180 दिन से ज़्यादा होंगे नहीं साल में, महाविद्यालय में छुट्टियाँ ही होंगी। उस 120 में से भी कुछ तो इधर उधर चले ही जाएंगे, चुनाव होंगे, महाविद्यालय के होंगे, बाहर के होंगे, गैदरिंग होगा, उत्सव होंगे, फिर संघ की शताब्दी भी होगी। तो इसलिए सिलेबस बहुत कम रखा हुआ है। सिलेबस की चिंता मत कीजिए, मनुष्य बनाना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो केवल कक्षा में नहीं होता, वो बरामदे में भी होता है। आप अपने शिक्षकों को याद कीजिए, आप जब पढ़ते थे तब आपके विद्यालय महाविद्यालय में कोई ना कोई एक शिक्षक या शिक्षिका थी जिसको देखने के लिए आप लालायित होते थे, केवल दिख जाए। और मेरे मतलब देखते हैं, और वो शिक्षक भी ऐसे होते हैं कि देखते ही मुस्कुराते हैं और आपको अपना आत्मवत। और वो शिक्षक बरामदे में चलते चलते एक पीठ पे थपकी मान करके मनुष्य कर देता है। इसलिए कक्षा में भी नहीं, कक्षा के बाहर भी शिक्षक का 24 घंटे काम चलता है शिक्षक। तो ये आपके अंदर अभिप्सा जागृत हो गई है तो आगे प्रयत्न, कल्पकता और परिणाम वो भी हो ही जाएगा, ये मेरा विश्वास है। अगला प्रश्न है अक्षय राजपूत जी का। आप कोर्स एकेडमी में प्राध्यापक हैं। आपका प्रश्न है, जहां आज के समय में भारतीय शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, क्या इस दौर में यह शिक्षा भारत को विश्व गुरु बनाने में सार्थक साबित होती है? क्या शिक्षा से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा ना? भारत विश्व गुरु तो है ही, उसके अंतर्निहित शक्ति के कारण विश्व गुरु है। शिक्षा को उसके पीछे जाना है, विश्व गुरुत्व के पीछे। इसलिए व्यावसायिकरण तो एक प्रश्न है, सरकारीकरण उससे बड़ा प्रश्न है। शिक्षा ना तो व्यापारी होनी चाहिए ना सरकारी होनी चाहिए, शिक्षा ये सेवा होनी चाहिए। आज भारत में 3 प्रकार के शिक्षा संस्थान हैं, सरकारी शिक्षा संस्थान, व्यापारी शिक्षा संस्थान, सेवाभावी शिक्षा संस्थान। आप किस श्रेणी में आते हैं वो सोच लीजिए। आपका संस्थान की श्रेणी में आते हैं वो अलग है, फिर आप भी इन 3 में से कौन है? सरकारी शिक्षक, व्यापारी शिक्षक या सेवाभावी शिक्षक। तो भारत विश्व गुरु बनेगा त्यागी तपस्वी ऋषियों के माध्यम से, और वो ऋषि शिक्षक ही होंगे ऐसा जरूरत नहीं है। वो IT प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, वो चाय वाला भी हो सकता है, वो स्टार्टअप वाला भी हो सकता है, वो सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है।
ऐसे ऋषियों के कारण ही भारत विश्वगुरु था और उन्हीं के कारण आज भी है और उन्हीं के कारण बने। कुछ नहीं करती मैं तो केवल हाउसवाइफ हूँ, ऐसे कुछ नहीं करने वालों के कारण भारत विश्वगुरु बना है। ऐसे कुछ नहीं करने वाले ज़्यादा बढ़ जाए। मैं केवल बच्चों को संभालती हूँ, कुछ नहीं करती, उन्होंने ही देश को बड़ा किया है। क्योंकि वो नौकरी करके व्यवसाय करके भी जो घर संभालती है, उसी के कारण महापुरुष पैदा होते हैं। इसलिए विश्वगुरु बनने के लिए वो व्यवसायीकरण ही केवल बाधा नहीं है। व्यवसायीकरण बाकी चीज़ों के लिए बाधा है। एक्सेसिबिलिटी, सारे लोगों तक शिक्षा पहुंचाने में बाधा है, उसमें बाधा सरकारीकरण भी है। इसलिए इन दोनों से पहले सेवा भावी शिक्षा ये बननी चाहिए और उसमें किसी की बाधा नहीं। उसके लिए ना पॉलिसी चाहिए, ना उसके लिए बजट चाहिए। सेवा के लिए क्या बजट चाहिए? आप अपने छात्रों को प्रेरित करो, वो बच्चों को बैठ करके पढ़ाना शुरू कर दें। मैं MNIT में जब विवेकानंद केंद्र में था, भोपाल के MNIT में ऐसे ही हॉस्टल में बच्चों के साथ वो हीटर पे बनती हुई चाय पीते हुए गप्पे मार रहा था। तब मैंने कहा कि ये नीचे राजीव नगर बस्ती है, तुम कभी गए हो क्या? वो पहाड़ी पे MNIT, नीचे राजीव नगर बस्ती है, गए हो क्या? बोले नहीं गए। मैंने कहा एक बार जा कर के देखो वहाँ कैसे बच्चे हैं। और मैं तो बातचीत करके निकल गया, मैं तो भूल गया। 2 साल बाद मेरे को उन बच्चों का फ़ोन आया, भैया वो आपको बुलाना है। मैंने कहा क्या? बोले हमने उस राजीव नगर बस्ती में आनंदालय शुरू कर दिया था आपके बोलने के बाद, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ हो तब हम आपको बुलाएं। 2 साल बाद उन्होंने मेरे को क्यों बुलाया? उन MNIT बच्चों ने वहाँ जा कर के बच्चों को सूर्य नमस्कार, गीत और बाद में ट्यूशन ऐसा पढ़ाना शुरू किया है। उनके पढ़ाने के कारण उस बस्ती में से एक बच्ची का IIT में सिलेक्शन हुआ, उसका सम्मान करने के लिए मुझे बुलाया। अब इसके लिए बजट चाहिए, इसके लिए मंत्री की परमिशन चाहिए, इसके लिए सरकार चाहिए, इसके लिए केवल प्रेरणा चाहिए। आपके अंदर प्रेरणा होगी तो आप जोत जलाओगे तो सेवा भाव से विश्वगुरु बनेंगे। अगला प्रश्न है चिन्मय मांजरेकर जी। आप प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर में कार्यरत हैं। आपका प्रश्न है NEP 2020 आने के बाद भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में बढ़ा है। इस संदर्भ में किसी भी शैक्षणिक संस्थान को इसे प्रभावी रूप से लागू करने हेतु क्या क्या कदम उठाने चाहिए? साथ ही भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा को किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में किस प्रकार व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सकता है? क्या है कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा में IKS नहीं बोलता हूँ, मेरे को बहुत कष्ट होता है IKS बोलने में। ना तो वो इंडियन है ना वो सिस्टम है, दोनों बातें गलत है। भारतीय है और परंपरा है, सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो ज्ञान को खत्म कर देती है। हमारी मैकॉलियन सिस्टम में ज्ञान खत्म हो गया सिस्टम के कारण। हमारी एग्जामिनेशन एक सिस्टम बन गई, हमारी पेडागोजी एक सिस्टम बन गई। इसलिए IKS शब्द से ही मेरे को परहेज है। उस समय भी मैं लड़ रहा था, जब शिक्षण मंडल में था, वो शब्द बदलने के लिए बहुत लड़ाई हुई मेरी, नहीं मानी सरकार की मेरी डेफिनेशन है, जो सड़क के चलती है उसको सरकार कहते हैं, और जितना सरकाओ उतनी ही सरकती है। तो NEP के समय उतना नहीं सरका पाए तो IKS हो गया। तो वो है तो भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा का सिलेबस बन जाएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा पे पुस्तकें बन जाएगी, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा ना पुस्तकों से आएगी, ना सिलेबस से आएगी, ना क्रेडिट से आएगी, ना परीक्षा से आएगी, ना पाठ्यक्रमों में डालने से आएगी। भारतीय ज्ञान परंपरा आएगी जब शिक्षकों का ओरिएंटेशन हो जाएगा, शिक्षकों की दृष्टि भारतीय हो जाएगी। आप अपने शिक्षा संस्थान में भारतीय ज्ञान परंपरा लाना चाहते हैं तो अपने शिक्षकों को भारतीयता के अंदर प्रशिक्षित, शिक्षित और सबसे महत्वपूर्ण उन्मुख ओरिएंट कीजिए। उनके अंदर वो प्रेरणा आ जाए भारतीयता की तो फिर हो जाएगा, फिर सिलेबस के बिना भी हो जाएगा। और मैनेजमेंट तो बड़ा मज़ेदार है, प्रबंधन तो बड़ा मज़ेदार है। कोर्स आप करते हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का MBA का कोर्स कराते हो, और आपका कोर्स करके कितने बिजनेसमैन बनते हैं बताओ? बिजनेसमैन नहीं बनते, नौकर बनते हैं। नौकर बनाने के कोर्स को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कह रहे हो यार? किसी और का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए बच्चे तैयार कर रहे हो तो MBA नहीं है।
इसलिए उद्यमिता आनी चाहिए। आपके कॉलेज की प्राइवेट कॉलेजेस एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, इन्फोसिस में इतने गए, एक्सेंचर में इतने गए, फलाने में इतने गए। इंजीनियरिंग कॉलेज होगा तो मैं पूछता हूँ उनको इंजीनियर कितने बनाए? नौकर तो बहुत बना दिए। किसने नया पेटेंट किया? किसने नया इंजन बनाया? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो किसने अपना बिजनेस बनाने के लिए कुछ नई आइडिया निकाली? क्योंकि स्टार्टअप खोलना है तो आइडिया चाहिए ना, बिना आइडिया के स्टार्टअप नहीं खुलता। तो इसलिए आपको पर्पस बदलना पड़ेगा। एमबीए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का पर्पस बदलना पड़ेगा तो भारतीयता आएगी। मैंने एंगस मेडिसन बताया है कि भारत 46 to 62% जीडीपी विश्व में योगदान देता था, नौकरों के भरोसे नहीं, उद्यमियों के भरोसे, कारीगरों के भरोसे, उत्पादन के भरोसे, प्रोडक्शन। भारत की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी थी 1500 वर्षों तक, हजारों वर्ष तक। उस मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को मैकॉले ने सर्विस इकोनॉमी बना दिया। नौकरी प्रतिष्ठित हो गई, व्यापार की प्रतिष्ठा कम हो गई। आपके घर के बाहर आने वाला सब्जी वाला बिना एमबीए किए दिन में 2-2.5 हजार रुपये कमा लेता है। महीने के 50-60 हजार रुपये की उसकी कमाई है। और 4 साल इंजीनियरिंग कराया, बाद में 2 साल एमबीए किया, माता पिता के 15-20 लाख फूंक दिए, और इतना करने के बाद में कंठ लंगोट लगा करके रिलायंस फ्रेश में सब्जी बेचता है। कंठ लंगोट बताया ना, सावरकर का शब्द है। लंगोट कहाँ बांधना पता नहीं चल गया तो गले में लगाना। वो कंठ लंगोट लगा करके रिलायंस में सब्जी बेचता है। इंदौर में 20,000 की स्टार्टिंग मिलती है, देवास में 13,000 ही मिलती है रिलायंस फ्रेश में। पिता के 15 लाख खर्च के उतने की एफडी कर लेता तो 15,000 से ज़्यादा का तेरे को रिटर्न मिल जाता। 13,000 पे नौकरी कर रहा है एमबीए सब्जी वाला। वो 60,000 रुपये का रेडी वाला है। लेकिन आपको अपने बेटी की या बहन की शादी करनी हो तो आपको वो 60,000 रुपये का व्यापारी नहीं चलता, 13,000 वाला नौकर चलता है। दोनों सब्जी वाले। सामाजिक प्रतिष्ठा जब तक नहीं मिलेगी उद्यम को, उद्यमिता आगे नहीं बढ़ेगी। इससे बड़ी से बड़े पैकेज की नौकरी वाला है, नौकरी करते हैं, ऐसा बोलना शुरू करो। रिडिक्यूल, जॉब को रिडिक्यूल करना शुरू करो। और खुद का काम करने वाला चाय वाला भी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला प्रश्न है अर्चना अवस्थी जी, आप अरिहंत कॉलेज में प्राध्यापक हैं। सर, यूजीसी का नया एक्ट क्यों? सामान्य वर्ग के अधिकार में कोई नियम क्यों नहीं? क्या है, वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यूजीसी को ठीक करो। क्यों का तो विषय ये है कि पूरा का पूरा जो तंत्र है, मैंने अभी जो नैरेटिव की लड़ाई का बताया, तो एक बहुत बड़ा लेफ्टिस्ट वर्ग है जो नैरेटिव चलाता है, और वो नैरेटिव चलाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करता है। और उनका सारा नैरेटिव तोड़ने पर है। वो जाति के नाम पर तोड़ेंगे, वो लिंग के नाम पर तोड़ेंगे, पुरुष स्त्री को भिड़ा देंगे, घर में पति पत्नी को भिड़ा देंगे। और ये कोई हवा में नहीं है, इसकी थ्योरी है उनकी। उसको उन्होंने क्रिटिकल थ्योरी ग्रामसी ने दिया, हेजीमनी और उसके विरुद्ध पेरिफेरियल आइडेंटिटी। ग्रामसी का पूरा सिद्धांत है पेरिफेरियल आइडेंटिटीज तैयार करनी, और उस पेरिफेरियल आइडेंटिटीज को हेजीमोनिस्टिक आइडेंटिटी के साथ भिड़ाना, वर्ग संघर्ष करना। समाज में संघर्ष होगा तो क्रांति होगी, क्रांति होगा तो परिवर्तन होगा। ये उनकी थ्योरी। उस इकोसिस्टम ने ये काम शुरू किया 2012 में। पहले ये काम हुआ, फिर रोहित वेमुला का केस होने के बाद में रोहित वेमुला एक्ट बनाने की कोशिश हुई। फिर उसी इकोसिस्टम की एक वकील इंदिरा जयसिंह सुप्रीम कोर्ट में गई और उसने कहा कि SC/ST वर्ग का कैंपस में और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अब उसमें बड़ी विचित्र स्थिति है, इसमें झूठ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है, ये वास्तविकता है।
बड़ा बड़ा आईएएस बन जाता है, लेकिन वो आईएएस कम्युनिटी भी आपस में कहती है रिजर्वेशन वाला। सामाजिक समरसता हम जो काम करते हैं ना, उस सामाजिक समरसता का आधार सहभोज नहीं है, सम्मान है। और वो सम्मान आज भी नहीं मिल रहा है, ये सबके भी स्वीकारना पड़ेगा। पर इंदिरा जयसिंह का मोटो उनको सम्मान दिलाना नहीं है उस वर्ग को, उसका मोटो है जातिगत विभेद खड़ा करना। और मजेदार बात ऐसी है कि एट्रोसिटीज एक्ट का यदि आप डाटा देखेंगे तो ज्यादातर एट्रोसिटीज में एससी वर्सेस ओबीसी के केसेस हैं। लेकिन इंदिरा जयसिंह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कहा कि इन्होंने जो कहा है उसके ऊपर एक आप सर्वेक्षण करो, पहले देखो कैंपसेस के अंदर कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो 2014 के बाद में वही पूरा इकोसिस्टम, ज़्यादा कंप्लेंट, ज़्यादा अखबारबाजी, उस चक्कर में ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार पिछड़ों की विरोधी है, ये बताने के लिए नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ गए थे 2014 के बाद। जब सुप्रीम कोर्ट में वो विषय रखा गया कि बढ़ गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कहा कुछ करो इसके लिए। 2019 का डिसीजन है, 2019 में कहा कुछ करो। यूजीसी ने कमेटी बनाई, कमेटी ने 2012 के जो रेगुलेशन थे उनको कुछ बदल करके नए रेगुलेशन बनाए। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी सामाजिक न्याय विषय की जो है, उस स्टैंडिंग कमेटी के सामने वो रखे गए। उस स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हमारे प्रिय मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी है। हालांकि उसमें मेजॉरिटी बीजेपी के सांसदों की है, राज्यसभा और लोकसभा मिला के, क्योंकि प्रोपोर्शनेट होता है स्टैंडिंग कमेटी में, जिसके जितने सदस्य हो उस प्रोपोर्शन में सदस्य होते, तो बीजेपी के ही ज़्यादा होंगे। उस स्टैंडिंग कमेटी में जब प्रेजेंटेशन हुआ जगदीश कुमार जी यूजीसी के जो चेयरमैन थे उनका, तो उस प्रेजेंटेशन के बाद स्टैंडिंग कमेटी में सुझाव आया कि इसमें महिला, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये सब डाल दिए जाए। तो राजनेताओं को तो बाछे खिल गई, हाँ यार ठीक है डाल दो, सभी लोगों को डाल दो। अब सभी लोगों को डाल दिया तो बचा कौन? जनरल कैटेगरी। और बवाल उसके कारण मचा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि उसको ठीक करो, तो अभी ठीक करने के लिए समिति बनेगी, यूजीसी को करना पड़ेगा। मेरा कहना इतना ही है, तंत्र में गड़बड़ हुई है, तंत्र को ठीक करो। प्रधानमंत्री को मेल लिखो, धर्मेंद्र प्रधान को मेल लिखो, यूजीसी को मेल लिखो। व्हाट्सएप पे जाति जाति में विभेद मत डालो ना। जो सवर्ण है वो ध्यान रखे कि ये जो बनाने वाली कमेटी थी उसमें सारे एससी एसटी नहीं थे, उसके चेयरमैन राजपूत थे, ठाकुर थे, पूर्व कुलगुरु, नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो ये कोई एससी एसटी ने तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं बनाया, या यूजीसी ने भी या सरकार ने भी नहीं बनाया। ये तो मूर्खता हो गई अति उत्साह में। उस मूर्खता को ठीक करना है या आपस में विभेद करना है? एससी एसटी को ओबीसी के विरुद्ध, ओबीसी को सवर्ण के विरुद्ध खड़ा करना है या उसको ठीक करना है? इसलिए सब मिलकर के किसी के प्रति भेदभाव ना, ऐसा वातावरण समाज में खड़ा करना चाहिए। एक दूसरे के लिए खड़े हो, सवर्ण ओबीसी के लिए खड़े हो, ओबीसी एससी के लिए खड़े हो, एससी सवर्ण के लिए खड़े हो, एससी एसटी के लिए खड़े हो। सब मिलकर के पूर्ण हिंदू समाज शोषण मुक्त, समरसता युक्त बने, इसके लिए काम करे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ना यूजीसी बाधा बन सकते, ना सरकार बाधा बन सकती। अगला प्रश्न है प्रियमदा दाहिमा जी, आप नारसी कॉलेज मुंबई में अध्यापक हैं। सर, कई बार इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन और फीडबैक को एकेडमिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऐसे में यंग फैकल्टी मेंबर को स्टैंडर्ड कंप्रोमाइज किए बिना इस बैलेंस को कैसे मैनेज करना चाहिए? मतलब स्टैंडर्ड वगैरह से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ता है ना इन सारी बातों के लिए। आप फीडबैक बच्चों के साथ में आपके संबंध नहीं है। शिक्षा का मूल मंत्र ही संबंध है। संबंध नहीं होंगे तो शिक्षा नहीं हो सकती। तो यदि आपके संबंध नहीं बन रहे बच्चों से, तो स्टैंडर्ड गड़बड़ पहले से ही है। फीडबैक के कारण नहीं गड़बड़ हो सकती। और आपका यदि संबंध ठीक है
तो 99% फीडबैक भी ठीक आएगा। किसी को आप ज़्यादा डांट दोगे तो अहंकार पे नाक पे चोट आने से गलत फीडबैक भी दे सकता है, उससे आपको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका उद्देश्य यदि पवित्र होगा और सामने वाले का हित होगा तो खराब से खराब लोगों को भी वो समझ में आता है। फिर भी कुछ मन में वैमनस्य लेकर के आपके प्रति गलत फीडबैक दे दे, उसके कारण आपका कुछ नुकसान भी हो जाए, तो समझना भगवान ने प्रसाद दिया है, नुकसान कुछ नहीं होता है। ऐसे प्रसंग आते हैं, सब जगह आते हैं। मैं जानता हूँ अच्छे अच्छे लोगों को इसके कारण कष्ट हुआ है, लेकिन उससे कष्ट में से आप तप करके अधिक अच्छे ही बन करके बाहर निकलते हो। इससे बाहर से थोड़े दिनों में कष्ट रहेगा, कठिनाई आएगी परिवार को और सबको, लेकिन उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मूल काम चरित्र निर्माण है, उसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है धीरज मंडलोई जी, IIT DAV इंदौर, और मोहित सुनेरी जी, IIPS इंदौर। आप दोनों के प्रश्न लगभग समान थे। आपका प्रश्न है, शिक्षक होने के नाते अनुभव होता है कि वर्तमान युवा पीढ़ी बहुत तेजी से सोशल मीडिया सहित तकनीकी दुनिया में खोया है। ऐसे में वह एक वर्चुअल जिंदगी जी रहा है, जिसके चलते वह सामाजिक जिम्मेदारियों एवं स्वास्थ्यगत दृष्टि से खोखला हो गया है। इसका परिणाम समाज को विभाजित करने वाले मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में हम शिक्षक उनको किस प्रकार राष्ट्र निर्माण की भूमिका में लगा सकते हैं? पहले तो आचरण करना पड़ेगा। डिजिटल उपवास शुरू कीजिए, डिजिटल एकादशी शुरू कीजिए, 24 घंटे बिना मोबाइल के रहने का खुद अभ्यास कीजिए। वो कहानी आती है ना, कोई रामकृष्ण परमहंस के नाम के, कोई और किसी और संत के नाम से बताते हैं कि माँ लेकर के आई कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसको मना करो। तो गुरुजी ने कहा 7 दिन बाद आना, 7 दिन बाद गई तो कहा और 7 दिन बाद आना। 10 दिन हो जा, 2 महीने हो जाने के बाद उन्होंने गोद में बैठा के बच्चे को कहा बेटा गुड़ मत खाना। तो माँ ने पूछा इतनी सी बात पहले ही दिन बता देते। नहीं बोले तब मैं भी गुड़ खाता। तो प्रश्न पूछने वाला खुद कितनी चक्री देखता है दिन में। मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, मैं हम सबको आत्मावलोकन करने के लिए कह रहा हूँ। सोशल मीडिया हो या कोई भी हो, उपकरण, ऐप कहते हैं ना आजकल, ऐप का हिंदी उपकरण है। कोई भी उपकरण वो करण का उप है, करण का डेप्यूटी है। इसको संस्कृत में उपनेत्र कहते हैं। मूल तो नेत्र है, नेत्र कमजोर हो गए तो उपनेत्र लगाने पड़ेंगे। करण का उपकरण होता है। अरे करण तो तुम्हारे पास है, इंस्ट्रूमेंट तो तुम्हारे पास है, उस इंस्ट्रूमेंट का डेप्यूटी तुम्हारे मोबाइल में है, पर डेप्यूटी रूल कर रहा है। आपका जो डेप्यूटी है वह आपको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए कोई अच्छी किसी ने चक्री भेजी व्हाट्सएप में, उसको आप खोलते हैं, वो तो आपका इंटेंशनल व्यूइंग है, आप ऐच्छिक रूप से देख रहे हैं, उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन वो चक्री खत्म होते ही दूसरी आती है जो आपने चूज नहीं की थी, जो आपका विकल्प नहीं था, आपका चयन नहीं था, मार्क जुकरबर्ग के एल्गोरिदम ने आपके सामने रखा था। उसको देखते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, आधा घंटा चला जाता है, पता ही नहीं चलता। कौन सी देखने के लिए खोला था इंस्टा वो भूल जाते हैं। तो इंस्टा आपको नियंत्रित कर देता है, और इंस्टा इंस्टेंट नहीं रह जाता, डिस्टेंट हो जाता है। समस्या उपकरण की नहीं है, उपकरण का नियंत्रण छूटने की है। चैलेंज दो युवाओं को कि जो चक्री खोली है वही देखूंगा, अगली नहीं देखूंगा, बंद करूंगा। चैलेंज है, हिम्मत है, पौरुष है, युवा है, ताकत है तो करके दिखा। तो युवा तो ऐसा है, चढ़ा दो तो दूसरी मंजिल से कूद जाए। पर पहले चैलेंज खुद को भी लेना पड़ेगा, दिन के घंटे तय करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न है लोकेंद्र ओझा जी द्वारा। आप गवर्नमेंट PG कॉलेज बड़नगर में प्राध्यापक हैं।
आपका प्रश्न है, अस्थायी अतिथि एवं संविदा शिक्षक व्यवस्था उच्च शिक्षा में NEP 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है या बाधक है? क्या है तो बाधक ही, लेकिन जो परमानेंट है वो क्या कर रहे हैं? जो खास करके जो प्राचार्य लोग हैं वो अभी आप लोगों के सामने तो नहीं बताएंगे शायद, लेकिन मैं शिक्षण मंडल में था तो सबसे बात करते थे और आप लोगों को भी अनुभव होगा, जब तक एडॉक होता है तब तक सारे काम करता है, जब परमानेंट हो जाता है तब परमानेंट हो गया, फिर सरकार का जमाई बन जाता है। इसलिए बाधा व्यवस्था नहीं है, स्थायी अस्थायी कॉन्ट्रैक्चुअल ये तो व्यवस्था के पक्ष, बाधा मन है। आचार्य अपने उस सौभाग्य को जान रहा है कि 3 गुना पुण्याई वाला आचार्य हूं, वो जान नहीं रहा है ना। मैंने जब ये विषय भिंड में लिया तो भिंड तो आपको पता ही है, ग्वालियर मेरा मुख्यालय था, मैं भिंड में गया तो भिंड में BEd कॉलेज में ये विषय लिया और वहाँ मैंने बताया 3 गुना पुण्याई से शिक्षक बने, तो एक ने हाथ ऊपर किया BEd की विद्यार्थी ने, क्या बोलते हो फालतू की बात। मैंने कहा क्यों? बोले फर्जी है आपकी बात। मैंने कहा क्यों? बोले मैं तो टीचर बनना ही नहीं चाहता था, मैंने तो बैंक की भी परीक्षा दी फेल हो गया, रेलवे की दी फेल हो गया, MPPSC की दी फेल हो गया, इंश्योरेंस की दी फेल हो गया, BEd में पास हो गया, इसलिए मजबूरी में आया हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, मेरी बात ही सिद्ध कर दी, LLB काम आता है वकालत कभी कभी। मैंने कहा एग्जैक्टली तूने मेरी ही बात सिद्ध कर दी, इस जन्म में तू शिक्षक बनना ही नहीं चाहता था, पिछले जन्म की पुण्याई के कारण BEd में आया, पाप किया होता तो कहीं भी पास हो जाता। चाहे अस्थाई हो चाहे एडॉक हो, यदि 3 गुना पुण्याई याद रखेगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश कोहली जी, आप SGSITES इंदौर में प्राध्यापक हैं। आपका प्रश्न है, संघ के शताब्दी वर्ष में सभी वर्ग एवं आमजनों को जोड़ने के लिए आग्रह किया गया है, परंतु प्रायः ऐसे लोग जिनके आचरण व्यवहार एवं नैतिक मूल्य संघ की अवधारणा से मेल नहीं खाते हैं, फिर भी दिखावे कर निहित स्वार्थ के लिए अपने आप को स्वयंसेवक बताते हैं। इससे समाज में उन लोगों के गलत आचरण से संघ की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति अकादमिक संस्थानों, कॉलेज, विश्वविद्यालय में और ज़्यादा है। संघ के सच्चे स्वयंसेवी एवं उच्च नैतिक मूल्य वाले लोगों को ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो रावण सीता को पटाने का प्रयास कर रहा है, सीता मान नहीं रही है, तो मंदोदरी ने उसको कहा कि तू तो मायावी है, छद्मवेश ले सकता है, राम का वेश धारण करके चले जा, तो सीता राम देख करके तेरे को मान जाएगी, राम के प्रति तो उसके मन में है ही स्नेह। तो मंदोदरी को रावण कहते हैं तेरे को क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बोले राम का वेश धारण करने के बाद सीता के प्रति परस्ती होने के कारण गलत विचार ही नहीं आते हैं। तो 2014 के बाद के स्वयंसेवक भी ऐसे ही है, स्वयंसेवक बन जाएंगे, शाखा में आएंगे तो फिर गलत विचार ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन मत लो। मैंने कहा ना हमारे पास 2 ही लोग हैं, जो आ चुके और जो आने वाले हैं। एक दिन पप्पू को भी नमस्ते सदा वत्सले कराएंगे, हर पप्पू को, किसी एक पप्पू की नहीं कहना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। हम तो जन्म जन्मांतर की यात्रा वाले लोग हैं, 100 वर्ष में थोड़ी सी हमारा पूरा होने वाला है। तो इसलिए ऐसे लोगों को साथ में लेकर के चलना। दृष्टि की बात है, एक बार वेंकैया नायडू जी के पास दिल्ली में हैदराबाद से कोई पुराने कार्यकर्ता, जनसंघ के समय के कार्यकर्ता गए और कहने लगे बीजेपी का सत्यानाश हो गया, अब तो बीजेपी में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं। तो वेंकैया नायडू जी ने कहा क्या हुआ? बोले परसों हमारी कार्यकर्ताओं की बैठक थी हैदराबाद कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में, और बैठक के बाद बाहर जाकर के चाय की टपरी पे लोग सिगरेट पी रहे थे। बीजेपी में ऐसे लोग किसी को भी ले रहे बीजेपी वाले, वो अध्यक्ष के विरुद्ध बोलना था, जो भी बोला होगा। वेंकैया नायडू जी अगले रविवार को, जब हर रविवार को जाते थे वो हैदराबाद गए, कार्यकर्ता बैठक हुई, उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा मुझे पता चला है कि आंध्र प्रदेश में बहुत काम बढ़ रहा है बीजेपी का,
और मेरे को अभी पिछले सप्ताह ही किसी ने बताया, अब बीजेपी इतनी बड़ी हो गई कि सिगरेट पीने वाले भी बीजेपी के कार्यकर्ता बन रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता सिगरेट पी रहे, एक बात हुई, और दूसरा विचार क्या है, सिगरेट पीने वाले भी अब बीजेपी के कार्यकर्ता बन रहे हैं। सर्वसमावेशकता की ये दृष्टि है, ये हिंदुत्व की सर्वसमावेशकता। हिंदुत्व किसी को नहीं छोड़ता, शाकाहार मांसाहार कोई फर्क नहीं, सिर्फ कहता है पहले भोग चढ़ा दो। बकरे को काटने खाने से पहले भगवान को चढ़ा के फिर खाओ। हमारे उज्जैन के भैरव बाबा वो भी चढ़ा देते हैं, और वो इतना गया है, चढ़ा के फिर पीते हैं ना, पता है ना भैरव बाबा का, तो सबको ही पता है। वो इतना गया है कि देसी ठर्रा पीने वाले बेवड़े को भी आप देखोगे, मैंने तो फिल्मों में देखा है, वो उंगली डाल करके 3-4 छींटे भैरव बाबा को देता है, फिर पीता है। तो भारत तो हर चीज का दैवीकरण करता है, इसलिए खजुराहो में काम वासना का भी दैवीकरण है। हर भोग की वृत्ति को प्रसाद बना दो, इसलिए नैवेद्य दिखाने की प्रक्रिया को ही भोग चढ़ाना कहते हैं। इसलिए किसी के आचरण से उसका मूल्यांकन मत करो, उसकी अभिप्सा, आकांक्षा, इच्छा, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। सुधरने का इंटेंशन है तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपके स्पर्श से लोहा सोना हो जाए, तब आप सच्चे स्वयंसेवक हो। भय आपको नहीं होना चाहिए, भय उसको होना चाहिए। सरसंघ चालक जी बता रहे थे कि नागपुर में, दिल्ली से नागपुर आते समय फ्लाइट में एक बार जयराम रमेश के साथ बातचीत हुई, बाद में सामान के लिए खड़े थे, वहाँ पर जयराम रमेश ने नमस्ते की। सरसंघ चालक जी ने कहा आ जाओ चाय पियो हमारे साथ संकारालय। वो कहे मेरी पार्टी को गड़बड़ हो जाएगी, मैं आऊँगा तो सरसंघ चालक जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, सारे स्वयंसेवक देख रहे, किसी के मन में शंका नहीं आएगी कि मैं कांग्रेसी हो गया। तुम्हारे मेरे साथ आने से तुम्हारे पार्टी वालों को क्यों डर लगेगा कि तुम संघी हो गए। तो पोटेंशियल, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाता है ना। आपका स्वयंसेवक तो पक्का होगा, तो छद्म स्वयंसेवक बदलेगा या आप बदलोगे, उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो फिर। अगला प्रश्न है अनुपमा मोदी जी, आप देवेंद्र विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। आपका प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा जगत में हम यह कहते हैं कि आज का विद्यार्थी वर्ग बड़ा अजीब है, पहले जैसा रहा नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है इसमें काफ़ी हद तक शिक्षक वर्ग भी जिम्मेदार है। बड़ी विडंबना है कि शिक्षक वर्ग को भी काफ़ी अनुशासित होने की ज़रूरत है, तभी हम विद्यार्थी वर्ग से अनुशासन की उम्मीद कर सकते हैं। एक तो क्या है, ये विचार मन से निकाल दो कि अगली पीढ़ी खराब है। ये विचार रामायण काल से है, वशिष्ठ ने भी कहा था राम को कि ये तो बिगाड़ है, तो योग वशिष्ठ में है, मैं अपने मन से नहीं बता। तो अगली पीढ़ी को अपने से कमजोर मानना ये हर पीढ़ी की समस्या है, लेकिन वास्तविकता में अगली पीढ़ी हमसे अधिक उन्नत होती है। आपके पास यदि आईफोन 15 हो और बाद में 17 आ जाए, तो नेक्स्ट जनरेशन का आईफोन पिछले जनरेशन से अच्छा है या बुरा है? हमने 486 वाला भी कंप्यूटर इस्तेमाल किया है, फिर पेंटियम 4 आ गया, फिर क्वाड कोर आ गया, अब क्या सेप्टा कोर और क्या क्या आ गया, और अब क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा। तो जब आपके मनुष्य के द्वारा बनाए हुए यंत्रों की नेक्स्ट जनरेशन पिछली जनरेशन से अच्छी है, तो भगवान की टेक्नोलॉजी खराब होगी क्या कि नेक्स्ट जनरेशन खराब है? अरे वो आपसे ज़्यादा अच्छी है, ये प्रॉब्लम है आपकी। आप उसके प्रोसेसर की गति से आप काम नहीं कर पा रहे हो, ये जनरेशन गैप है, वो आपको बांटना है। इसलिए अगली जनरेशन को दोष देना बंद करो, अगले जनरेशन की शक्ति को पहचानो, गति को पहचानो। उस गति को प्रगति यदि बनाना है तो उनकी भाषा में बोलना सीखें, और बोलने से भी ज्यादा सुनना सीखें। अगली पीढ़ी की समस्या ये है कि उनको हम सुनते नहीं, सुनाते हैं। घर में भी, विद्यालय में भी, महाविद्यालय में भी। आपकी कक्षा में बच्चों को बोलने का अवसर दो ना थोड़ा सा, देखो कितना मजा आएगा, आपको पता चलेगा कितने अद्भुत बच्चों के अंदर प्रतिभा है। सुनो ना जाए। स्वामी चिन्मयानंद जी कहा करते थे, यूथ इज नॉट केयरलेस, इट इज केयर्ड लेस। यूथ इज नॉट यूजलेस,
इट इज यूजलेस। ईडी गायब है, वो ईडी लगाना है, वो वाला ईडी नहीं। वैसे भी ईडी पीछे लगने से भूतकाल हो जाता है, ग्रामर में सीखा ही जाता है। तो यूजलेस नहीं, यूजलेस। इसलिए शिक्षक का दायित्व है कि सुने और अगली पीढ़ी की भाषा में उनके साथ संवाद साधे। अगला प्रश्न है प्रेमलाल जगाती जी, SVC इंदौर, श्री वैष्णव कॉलेज इंदौर। आपका प्रश्न है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए प्राध्यापक वर्ग मैकाले की शिक्षा पद्धति के कितने प्रतिशत तत्वों को अपनाते हुए अपना जीवन निर्वाह कर सकता है? 0%। मैकाले का कोई पद्धति नहीं है ना, मैकाले ने कोई पद्धति नहीं दी। पेडागोजी का शीर्षासन है, उस शीर्षासन को ठीक करता है और वो शीर्षासन को आप ठीक कर सकते हैं। और इसलिए मैकाले की पद्धति का 1% भी अपनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्रिएटिविटी से अपनी भारतीयता को अपने शिक्षण विधि में, पेडागोजी में लागू करेंगे तो आपको चमत्कृत करने वाले और परिणाम मिलेंगे। आज भी आप में से वही शिक्षक पॉपुलर, लोकप्रिय, अधिक सार्थक, अधिक सफल है जिन्होंने मैकाले को छोड़ दिया है। जो केवल मैकाले को अपना रहे वो तो उनको तो बहुत कष्ट आ रहा होगा, उनको रस भी नहीं आ रहा होगा। मैकाले को छोड़ देगा तो पढ़ाने में रस भी आ जाएगा। आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है राजेश कामदार जी द्वारा। आप शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय राव इंदौर में प्राध्यापक हैं। आपका प्रश्न है हमारे ऋषि मुनियों ने समाज में शुचिता बनाए रखने के लिए स्वर्ग एवं नर्क की कल्पना की थी। कम्युनिस्ट इसी को आधार बनाकर सनातन धर्म को पाखंड के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार? स्वर्ग और नरक कल्पना नहीं है। कल्पना जो अपने सामने फिल्मों में दिखाई जाती है वो भारतीय शास्त्रों की कल्पना नहीं है, वो बाइबल और कुरान की कल्पना है, जिसमें हेल एंड हेवन की डेफिनेशन इस प्रकार से की है। भारत में तो कर्म को ही महत्व दिया है। आप जो कर्म करोगे वो आपको भुगतना पड़ेगा। शुभ कर्म करोगे तो भी भोगना पड़ेगा, अशुभ कर्म करोगे तो भी भोगना पड़ेगा। और इस जन्म में पूरा नहीं हुआ हिसाब तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। 2 शरीर धारण करने के बीच में यदि सात्विक ऊर्जा कम रही और दूसरा अगला शरीर मिलने में देरी हो गई तो वो जो पिशाच आदि प्रेत पिशाच आदि योनियां होती है, उन योनियों में भी वो शुभ अशुभ कर्म को सहना पड़ेगा। उसको स्वर्ग नरक कहा है। ये साइंस है, प्योर साइंस। हम औरों की जो कपोल कल्पना है, 72 हूरें मिलेगी, 125 फीट की एक होगी, और ये बेचारा हाफिज सईद तो 5.5 फुट का ही है, तो 125 फुट की हूर के तो पैर के पास ही रहेगा, टखना ही देख पाएगा, उससे ऊपर तो कोई देख भी नहीं पाएगा बेचारा। फट भी गया था किसी ने। मैं मुस्लिम लॉ जब पढ़ता था ना, तो जिस दिन बोर हो जाता था और कोई विषय पढ़ते पढ़ते तो मुस्लिम लॉ खोल लेता था। उससे बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडी कुछ नहीं। वो भारत में नहीं है। भारत में ये स्वर्ग नरक की कल्पना नहीं। गरुड़ पुराण पढ़िए, घर में कोई सूचक होता है तब पढ़ने को कहते हैं। पूरा शास्त्र सम्मत है। भगवत गीता का 13वां अध्याय पढ़िए। मृत्यु के समय किस प्रकार का सत्व रज तम का भाव होगा, उसके अनुसार आगे क्या होगा। इट्स प्योर साइंस। हिंदू संस्कृति में कुछ भी कल्पना नहीं है। हमने उसका अध्ययन नहीं किया, इसलिए हम उत्तर नहीं दे पाते। और उत्तर उनको नहीं देना है, उत्तर अपने लोगों को देना है। जो मूर्ख है उनको नहीं समझाना चाहिए, उसमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए जानबूझ करके जो लेफ्टिस्ट जो थोड़े बहुत बचे हैं, मेरे हिसाब से भारत में कोई कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट बचे नहीं। जो बचे हैं वो अपॉर्चुनिस्ट है, पलटी मारने में उस्ताद। तो इससे बहुत ज़्यादा उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। लेकिन जो है निष्ठावान, इंदिरा जय सिंह जैसे, योगेंद्र यादव जैसे, जिनको राज्यसभा का टिकट नहीं चाहिए, समाज को तोड़ने में ही पूरा जीवन लगाना है, ऐसे है कुछ, उनको समझाने की कोशिश नहीं की। हमको ये साइंस समझना है अपने बच्चों को समझाने के लिए।
इसलिए वो मेरे परिचय में बताया ना, बनाए जीवन प्राणवान, वो पुस्तक मैंने इसी के लिए लिखी। हर बात के पीछे प्राण विद्या का साइंस है। उस साइंस को समझिए तब आपको पता चलेगा। और हिंदू कर्म रहस्य में, कर्म सिद्धांत में शुभ कर्म अशुभ कर्म को नहीं काटते। आपने गलत काम कर दिया तो अच्छा करोगे तो हिसाब बराबर होगा, नहीं। ये वेस्टर्न थिंकिंग है। उन्होंने कर्मा थ्योरी को वैसे ले लिया और लेन देन वाला बना दिया। भारत में तो दोनों का बैंक बैलेंस अलग अलग चलता है। शुभ कर्म होंगे तो भी भुगतने पड़ेंगे, उसका भी फल मिलेगा, अशुभ होंगे तो भी मिलेगा। इसलिए भगवत गीता कहती है दोनों को खत्म करना है। उभे सुकृत दुष्कृते, योग युक्त जीवन की कुशलता। एक कुशल जीवन कौन जीता है? जो शुभ को भी खत्म करता है, अशुभ को भी खत्म करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं आपको बांधने वाली श्रृंखला लोहे की हो या सोने की हो, क्या फर्क पड़ता है? बांधेगी ना। तो शुभ कर्म सोने की श्रृंखला है, अशुभ कर्म लोहे की बेड़ी है। दोनों को काटना है। इसलिए निष्काम कर्म करना है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। इसलिए भारत में सब साइंटिफिक है। अज्ञानवश वो लोग लांछन लगाते हैं, अज्ञानवश हम उसमें बलि पड़ते हैं। उनको समझाना नहीं है, लेकिन अपना अज्ञान दूर करना है, अपने मित्रों का अज्ञान दूर करना है, अपने भाइयों का अज्ञान दूर करना है। और उसके लिए मूल शास्त्र पढ़ने। आप सभी के इतने प्रभावी प्रश्न पूछने के लिए आप सभी का धन्यवाद। निश्चित रूप से भाई साहब के आशीर्वचनों को सुनकर हम सभी लाभान्वित। अरे भाई आशीर्वचन नहीं, मैं सब बहुत लोगों से छूटा हूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी के तौर पे मैं लखन जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और संचालन कीजिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी उल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुगतां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ अलकलनिनाद कराले कोटि कोटि भुजे धृत कर माले अबला के नाज भले बाहुबलधारी नमामि तरिणी विदुगलवाणी मातरम वंदे मातरम तुम्ही वेदा तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही कर्म त्वमि प्राण शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा धारिणी काया कालदलविहारिणी वाणी विद्याधारिणी नमामि त्वां नमामि कमलां सुजला सुफला मातरम वंदे मातरम
श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की